की वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम आर्क, इसके बारे में सारी चीज़ें। शिबुया के बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी, गोजो चला गया था, नानामी मर चुका था, नोबारा मर चुकी थी और अब एक नया हंटर आया है, एक आदमी जो यूजी को मारना चाहता है, जैसे कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था पिछले सीजन के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी इतादोरी वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहे होते हैं। उसके पीछे एक बहुत ही भयानक कर्स था, वो इतना बड़ा इतना पावरफुल कि यूजी को भी भागना पड़ रहा था, लेकिन एक सेकंड की गलती की वजह से उस कर्स ने यूजी को अपने हाथों में जकड़ लिया था। यूजी की हालत ख़राब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब इसका खेल ख़त्म है, लेकिन अचानक वो कर्स गिर गया। पर इसे किसने मारा, कौन था इतना पावरफुल? यूजी ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ खड़ा था एक लड़का और ये था यूटा, वही लड़का है जिसने पोस्ट क्रेडिट सीन में यूजी को मारने की कसम खाई थी। फिर थोड़ा पीछे जाती है, कुछ घंटे पहले हमारे पास है जेनिन क्लैन का महल। न्याओ जेनिन इस क्लैन का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहर इसी के अंदर भरा है। वो अपने कज़न से मिलने आया होता है, वो पूछता है कि माँ की अभी तक मरी नहीं, वहाँ ऐसी लड़कियों को तो मार ही देना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। और उसके बाद वो रूम के अंदर घुसता है जहाँ पे उसके बैठे होते हैं ओजी जेनिन और जिनिची, जो कि स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि इसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट इसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक सर्वेंट आता है हाथ में स्क्रोल लेकर और उसके चेहरे पर गम था। वो बताता है कि नाओबितो जेनिन, जो कि न्याओ के डैड थे, वो क्लैन के हेड थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। न्याओ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी क्योंकि उसको पता था कि अगला वारिस वही बनने वाला है। और जब विल पढ़ी गई तो उसमें साफ लिखा था कि मेरे बाद न्याओ जेनिन होगा यहाँ का नया हेड। सारी प्रॉपर्टी, सारे कर्स टूल और सारी चीज़ें सिर्फ उसके ही हैं। लेकिन तब आई एक शर्त जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने में लिखा था कि अगर गोजो सातोरू मर जाए या बीमार हो जाए तो सारी की सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें मेगुमी फुशिगुरो को चली जाएगी और वो बनेगा जेनिन क्लैन का हेड। अब न्याओ का मुंह खूनी हो चुका था। अब न्याओ के पास एक ही रास्ता है, मेगुमी को मारना पड़ेगा। और अब यूजी भी साथ में चला जाएगा क्योंकि मेगुमी यूजी को ढूंढने के लिए टोक्यो गया था और अब इतने सारे कर्सेस टोक्यो में घूम रहे तो कोई भी नहीं पूछेगा कि इन दोनों की डेथ कैसे हुई। इसी तरफ एक खंडर के बीच बैठा होता है यूजी इतादोरी, उसकी आंखों में बहुत उदासी थी। उसके पास आता है चोजो, वही जिससे यूजी ने शिबुया में फाइट की थी, वही जिसका भाई यूजी ने मारा था। उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। यूजी कहता है ठीक है, पर सुकुना की पावर यूजी के अंदर बढ़ते जा रही है। चोजो उसे कहता है कि चलो वापस जुजुत्सु हाई चलते हैं। यूजी सर झुका के कहता है कि मैं नहीं जा सकता, सुकुना ने मेरे हाथों कितने मासूम लोगों को मार चुका है, नोबारा नानामी, मैं उनके सामने जा भी नहीं सकता। अब चोजो और कहता है कि मैंने अपने भाइयों को भी मारा है और वो तूने भी मारा है, लेकिन वो एक गलत फहमी थी और वो तुझे माफ़ कर देते। हम भाई है यूजी और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजी ऊपर देखता है, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, बट अब उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी आई थी। यूजी कहता है कि पहले यहाँ से कर्सेस ख़त्म करके और फिर जाएंगे जुजुत्सु हाई। यूजी अब शहर में भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा कर्सेस पड़े थे, वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। वो सारे कर्सेस को लेके आता है एक अंडरग्राउंड ब्रिज में। दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है जो कि मुस्कुरा रहा है। चोजो अपना यूज़ करता है पियर्सिंग ब्लड और एक ही शॉट में सारे कर्स तबाह हो जाते हैं। चोजो ने अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से एक ही शॉट में सारे कर्सेस ख़त्म कर दिए थे, लेकिन एक बच गया। चोजो के पीछे भाग आया पर यूजी ने उसे भी एक मुक्का मारा और ख़त्म कर दिया। चोजो सोचता है कि जब तू मुझसे लड़ रहा था तब भी पावरफुल था, लेकिन अब तूने अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सीख लिया। अब चोजो कुछ कहने वाला था यूजी के फादर के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पर आता है न्याओ। दोनों से पूछता है कि मेगुमी का अभी तक नहीं आया और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। तो यूजी कहता है हम क्यों भागेंगे। न्याओ हंसते हुए कहता है कि तुझे मौत की ज़्यादा सुनाई गई है गधे, और गोजो भी नहीं है, अब तुझे कौन बचाएगा। के बाद ही न्याओ एक बहुत ज़्यादा स्पीड से यूजी के पीछे जाता है, इतना तेज़ कि यूजी देख भी नहीं पाता और यूजी के मुँह पे पड़ता है मुक्का। चोजो ने अटैक करने की कोशिश करी थी पर न्याओ उसे भी बीट डाउन कर देता है। मुक्के की बारिश ने चोजो की हालत ख़राब कर दी थी। चोजो सोचता है कि इसके पास ज़रूर कोई तो टेक्निक है। न्याओ सोचता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा कौन है। चोजो के बारे में बात कर रहा था तो की झड़पन चली रही थी कि तभी यहाँ पर एक धमाका होता है कर्स एनर्जी का, इतना बड़ा कि इन सब की रूह कांप जाती है। यूजी को लगता है कि ये सिमिलर मिस्टर गोजो के कर्स एनर्जी है क्योंकि इतनी पावरफुल कर्स एनर्जी उसने देखी नहीं थी। वो मुड़ के देखता है और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक लड़का बिल्डिंग से नीचे कूदता है, उसके पैरों तले ज़मीन फट गई थी कि इतनी कर्स एनर्जी है किसकी। न्याओ समझ जाता है कि ये यूटा है, स्पेशल ग्रेड गोजो जितना पावरफुल। यूजी को याद आया ये वही है जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, रीका का मास्टर, और उसका टारगेट यूजी की जान है। न्याओ हंसता है और बोलता है कि अच्छा तू यूजी को मारने आया तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा इस चीज़ में, तू अपना काम कर। चोजो यूजी को बोलता है कि यहाँ से जल्दी भाग, मैं इस न्याओ को संभाल लेता हूँ, लेकिन वो गोजो जैसा है, अगर तू उससे लड़ा तो मर जाएगा। पूरी जान लगाकर भागता है पर एक सेकंड के अंदर ही यूटा उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। इधर चोजो ने न्याओ पर अटैक कर दिया था पर न्याओ कहता है कि ब्लड मैनिपुलेशन पियर्सिंग ब्लड के अलावा कुछ नहीं है और उसे चार्ज करने में भी टाइम लगता है, मैं तुझे आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तू अपनी सोच, मेरे भाई को हाथ लगा के तू जिंदा नहीं जाएगा।
अब वो सीन रिपीट होता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। यूजी भाग रहा है पर वो कर्स नहीं था, वो यूटा था। यूजी ने फाइट की लेकिन यूटा का लेवल ही कुछ और था। वो यूटा कहता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके पास 6 साइज है इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी एनर्जी ख़त्म हो सकती है, उनकी कभी नहीं। यूजी समझ गया वो हार रहा है और उसने हार मानी नहीं थी। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स वेपन यूज़ करते हैं और उसके लिए भी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी ने अपनी नाइफ से यूटा का कटाना ब्लॉक कर दिया था और यूटा कहता है कि अच्छा तो तूने सीख लिया। तभी यहाँ पर यूजी ने लात मारी और यूटा की स्वॉर्ड तोड़ दी। यूटा शॉक हो जाता है। यूटा कहता है कि ये भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है तो शॉक क्यों हो रहा हूँ मैं। यूजी अब कॉन्फिडेंट है, बिना वेपन के फाइट करेगा। वो दौड़ा यूटा पर अटैक करने, लेकिन पीछे से एक भयानक हाथ आया, यूजी को जकड़ लिया। हुई का स्पेशल ग्रेट कर्स इतनी पावरफुल है कि यूजी हिल भी नहीं पा रहा था। यूजी कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया। यूटा ने अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उठाई, आगे बढ़ा यूजी की तरफ और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना यूजी इतादोरी। यूजी की आंखें फट गई, दर्द, शौक और फिर अंधेरा। यूजी गिर गया और उसके बाद हुआ ये था कि यूटा ने उसके अंदर पेट में चूक घुसा दिया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि न्याओ ज़ेनिन अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को समझ ही नहीं आ रहा था कि न्याओ की टेक्निक कैसे काम करती है, लेकिन चोजो गिरा नहीं, बार बार उठता रहा और इतनी मार खाने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा था। न्याओ कहता है कि कितना अड़ियल है तू, आखिर तू है क्या। चोजो कहता है कि मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूँ। अभी चोजो ने यूज़ किया अपना सीक्रेट टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल। इस टेक्निक से उसकी आंखें इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो न्याओ की सुपर स्पीड भी देख सकता था। न्याओ ने फिर अटैक किया लेकिन इस बार चोजो ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन न्याओ ने इस बार चाल चल दी। उसने अपना छुरा निकाल लिया था और चोजो के पेट में भोंक दिया था। न्याओ कहता है कि तू बहुत अड़ियल है इसलिए मुझे वेपन यूज़ करना पड़ा। ब्लड मैनिपुलेशन है ना तेरे पास, तो अपने बहते खून को रोक ले, देखते हैं कब तक लड़ सकता है। न्याओ ने देखा चारों तरफ खून ही खून है, चोजो का ब्लड। न्याओ कहता है और हाँ, मैंने वेपन यूज़ किया, ये बात किसी को मत बताना, मुझे वेपन वाले सॉर्सरर्स पसंद नहीं। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते थे और उनकी हिम्मत की तोजी को गालियाँ देते तो पूरे दर्द में। और वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई उससे नफरत है। तो न्याओ कहता है हाँ बिल्कुल, जो बड़ा भाई छोटे भाई से भी कमज़ोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोजो कहता है कि होता है कि उन्हें बड़े भाइयों की वजह से तुम आज इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो गलत रास्ते पे जाता है तो छोटे भाइयों को रोकता है, अगर वो सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है कि तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कमज़ोर था। तुम पूछते हो मैं इतना अड़ियल क्यों, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था। मैं चाहे कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों के आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। अब और तभी खून का एक तूफान आया, चारों तरफ ब्लड ब्लास्ट। न्याओ कहते हैं कि ये इतना खून बह रहा है और ये जिंदा कैसे है। न्याओ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो क्यों नहीं मरा था, क्योंकि चोजो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक डेथ पेंटिंग वोम है, कर्स और ह्यूमन का हाइब्रिड। ये लोग अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है खून बहने से नहीं मरते हैं। न्याओ भागते भागते रुक गया, उसकी टांगें ज़मीन से चिपक गई, ब्लड ने ग्लू की तरह काम किया था और अब चोजो ने उसे पियर्सिंग ब्लड से उड़ाना शुरू कर दिया था। न्याओ बहुत ही डेस्परेटली कहता है मेरे पास 24 FPS टेक्निक है, 1 सेकंड में 24 मूव्स। लेकिन न्याओ को नहीं पता था कि चोजो ने 150 साल में एक टेक्निक बनाई थी सुपर। इस टेक्निक से वो टारगेट पर हर तरफ से एक साथ अटैक कर सकता है। न्याओ सुपरनोवा की चपेट में आ गया और चोजो अब उसे ख़त्म करने वाला था, लेकिन अचानक यूटा पीछे से आया, एक मुक्का मारा और चोजो को सुला दिया। उसके साथ था यूजी की बॉडी, ब्लडी, डेड या डेड नहीं, या कुछ भी नहीं पता था अभी तक। तो न्याओ को उल्टी होने लगी थी क्योंकि चोजो इंसान नहीं है, उसका ब्लड न्याओ के लिए पॉइजन की तरह काम कर रहा था। यूटा कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, और लेकिन बदले में तुम्हें हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया। अब हम देखते हैं यूजी का विजन। वो छोटा बच्चा है, उसके सामने है उसके फादर जिन इतादोरी। इसके ग्रैंडपा ये कहते हैं जिन सुन मेरी बात, तू अपनी लाइफ कैसे भी जी ले लेकिन उस औरत से दूर रह वरना तू मरेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुझे एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी एक औरत आती है, काओरी इतादोरी, यूजी की मदर, और देखो उसके माथे पर वो निशान है जो नकली गेटो यानी केंजाकू के माथे पर था। और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। की आँख खुलती है और उसके बगल में बैठा था यूटा। यूटा कहता है शुक्र है तू जिंदा है। यूजी कहता है कि क्या हुआ, मैं तो मर गया था। यूटा बताता है कि कुछ महीने पहले गोजो सेंसे उससे मिलने आए थे। वो गोजो कहते हैं
कि यूता अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तू फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स का ख्याल रखना। गोजो कहते हैं कि खासकर यूजी का ख्याल रखना। यूटा कहता है कि आप तो गोजो सेंस हो, आपको क्या हो सकता है। बताता है कि इसलिए उसने यूजी को मारने का नाटक करा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हायर अप्स को पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है और हायर अप्स किसी और को भेजते यूजी को मारने के लिए। तब बोलता है कि मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाव ली थी कि मैं तुझे सच में मारूंगा, इसलिए मुझे सच में ही मारना पड़ा। यूजी कहता है तो मैं जिंदा कैसे हूँ। यूता बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक, जैसे ही तेरा दिल बंद हुआ मैंने तुरंत यू से हील कर दिया था, इससे हायर अप्स की कसम भी रख ली और तू मरा भी नहीं। यूजी कहता है मरना और ज़िंदा होना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यूटा कहता है कि ज़्यादा लोग नहीं जानते कि मैं दूसरों को हील कर सकता हूँ, कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी कहता है कि तूने मेरे लिए इतना सब करा क्यों। यूटा बोलता है जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तेरी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक टाइम खतरनाक पावर थी, लेकिन तेरी पावर तेरी अपनी नहीं है और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब तभी वहाँ आता है मेगुमी। मेगुमी कहता है कि यूजी हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, तुझे छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। मैं नहीं जा सकता शिबुया में, मेरी वजह से इतने सारे लोग मरे थे। मेगुमी कहता है उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू हार नहीं मान सकता। हम कोई हीरो नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमें कोई नहीं समझा सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी थोड़ा सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम भी खतरे में आ जाओगे। मेगुमी कहता है कि मुझे तेरी मदद चाहिए। नकली गेटो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं। इसका नाम है कलिंग गेम। मेगुमी कहता है कि और मेरी बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम में हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। अब हमें बताए जाते हैं कलिंग गेम के कुछ रूल नंबर 1 होता है कि सारे खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंट्री करनी है। रूल नंबर 2 होता है कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। रूल नंबर 3 पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलोनी में आना होगा। रूल नंबर 4 कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। मुझे यूटा से कहता है कि सुकुना मेरे बारे में कुछ प्लान कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की 15 फिंगर्स खिला दी गई, इसलिए उसने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था, लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत मुझे मार देना। यूटा उससे नॉड करके कहता है कि ठीक है। ये अब पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है पहले जुजुत्सु हाई जाकर मास्टर टेंजिन से मिलना होगा, उनसे पूछना होगा गोजो को वापस कैसे लाए, केंजाकू का प्लान क्या है और कलिंग गेम्स में वो क्या करने वाला है। यूजी कहता है कि मिस यूकी को क्या ये सब पता है। मेगुमी कहता है ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी कहता है लेकिन टेंजिन का बैरियर कैसे क्रॉस करेंगे, उसमें 1000 दरवाजे हैं जो घूमते रहते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही है स्टार कॉरिडोर जो वहाँ पर ले जा सकता है हमें। गलत दरवाज़ा चुना तो टेंजिन से नहीं मिल पाएंगे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है चोजो की। वो कहता है उस बैरियर में घुसाने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग और सुकुना की फिंगर्स चुराई थी, हम भी वही करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये लोग जुजुत्सु हाई में आ गए हैं। वहीं इनकी माँ की मिलती है इनको, जो अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। शिबुया में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन निशान रह गए। चोजो कहता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स टूल्स और ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। उस तिजोरी में मेरे 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी है। अपने टेक्निक से मैं उनकी लोकेशन सेंस कर सकता हूँ। चोजो ने सही दरवाज़ा बताया था। ये लोग स्टार कॉरिडोर में तो पहुँच गए थे, तिजोरी का रास्ता भी दिख रहा है। मैं अपने भाइयों को जल्दी आज़ाद कर दूंगा, ऐसा चोजो बोलता है। रास्ते में इन्हें खून का निशान मिलता है। यूकी कहती है कि ये वही जगह है जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था और कह सकते हैं सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। तभी ये लोग मेन हॉल में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ वाइट वॉल्स दिख रही थी और सिर्फ वाइट एरिया दिख रहा था। टेंजिन की मर्जी होती है, गोजो सील हो गया तो उन्हें लगा होगा कि हमसे मिलना चाहिए, ऐसा यूकी बोलती है। टेंजिन की वॉइस आती है कैसे हो तुम लोग। जेनिन क्लैन के बच्चे यानी माकी, मिचिजाना का खून यानी यूटा, डेथ पेंटिंग यानी चोजो और सुकुना का वेसल यानी यूजी इतादोरी। तो दोस्तों टेंजिन समा के दर्शन हो चुके हैं फाइनली 2 सीजन बाद। इन्होंने बताता है कि जो आदमी नकली गेटो की बॉडी में उसका नाम केंजाकू है, कभी वो नोरी तोशिकामो हुआ करता था। यूजी कहता है ये सब तो ठीक है पर आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो। टेंजिन कहता है मैं मॉडल हूँ बच्चे, लेकिन उम्र तो बढ़ती है ना, 500 साल जी के देखो तुम्हें भी ऐसे ही दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था,
पर वो काम नहीं हुआ। तो मेरी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगी और मैं अपनी पहचान खो कर कुछ और ही बन गया। मेगुमी कहता है केंजाकू का प्लान है क्या और गोजो को प्रिजन जेल से कैसे निकाले। टेंजन कहता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। और उसके बाद यहाँ 3 स्पेशल ग्रेट कर्सेस मौजूद है, ऐसा टेंजन बोलता है, यूटा, यूकी और चोजो। मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई 2 यहीं रुककर मेरी सुरक्षा करे, मेरे गार्ड्स बन गए। यूटा कहता है तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो अमर हो ना। माकी कहती है तुम्हें भी प्रिजन जेल में सील होने का डर है। यूकी बोलता है ज़रा बताना तुम्हें गार्ड क्यों चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। टेंजन कहता है केंजाकू का प्लान पूरे जापान का फोर्स्ड एवोल्यूशन करवाना है। मेगुमी कहता है ये काम तो वो आइडल ट्रांसफिगरेशन से भी कर सकता है ना। टेंजन बोलता है उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं है इसलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है, वो इंसानियत और टेंजन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी कहता है पर टेंजन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है ना। टेंजन बोलते हैं कि ये बात 12 साल पहले तक सच थी पर उस टाइम मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ, अब मैं आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। चोजो कहता है तो तुम अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। टेंजन बोलता है कि अभी तुम जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और है, धरती और आसमान मेरे लिए एक है। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सॉर्सरर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वह बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइंस क्रॉस कर देंगे। जो चीज़ टोक्यो में हुई पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी कहता है केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। तो बोलते हैं कि तो तुम मर्जर करने से मना कर दो, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। टेंजन कहता है इवॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्स ज़्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू मुझ पर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है जिसमें वो किसी भी कर्स को गुलाम बनाकर उससे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए मुझे गार्ड्स चाहिए क्योंकि केंजाकू मेरे बैरियर तोड़कर यहाँ कभी भी आ सकता है। यूकी कहते हैं पर अभी ही क्यों, पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका जिससे तुम इवॉल्व होकर एक कर्स बन गए जिससे अब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकूना से भी कोई कनेक्शन है और अब वो करीब 1000 साल से जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो वो मर्जर अभी ही क्यों करना चाहता है। टेंजन बोलता है मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज, हम तीनों की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 साइज यूजर ने केंजाकू को 2 बार हराया है। उसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और कोई भी बच्चा 6 साइज के साथ पैदा होता तो वो उसे भी 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज यूजर्स आ ही जाते थे। टेंजन बोलते हैं कि फिर उसने 6 साइज वालों को मारने की जगह उन्हें स्टील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रिजन रेल्म का सहारा लिया। एक टाइम पर एक ही 6 साइज यूजर्स हो सकता है लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग हुआ। तब टोजी की एंट्री हुई थी, उसके पास हेवनली रिस्ट्रक्शंस का तोहफा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट गया और री को स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बिखरने लगा। 6 साल पहले प्रिजन रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया जिससे उसने गोजो को सील कर दिया था। मेगुमी कहता है फिर ये कलिंग गेम्स है क्या। टेंजन बोलता है कलिंग गेम्स मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम्स में आने वालों की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करेगा जिससे मेरा मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सकेगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग वाउ से बांध रखा होगा, इसलिए वो कलिंग गेम्स का मास्टर नहीं है। टेंजन बोलता है लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है क्योंकि केंजाकू को मारने से भी ये गेम नहीं रुकेगा। ये गेम तब ख़त्म होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएं या वो गेम में पार्टिसिपेट ना करे और फिर भी मर जाएं। गेम एंड होगा और ये कहीं लिखा ही नहीं है। अब टेंजन कहता है कि ये कोई अगर 100 पॉइंट कंप्लीट भी कर लेता है तो वो गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है, यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरीके से 100 पॉइंट अर्न करके एक नया रूल इम्प्लीमेंट करना होगा कि सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्ज़ी से ही गेम छोड़ सकते हैं। मेगुमी कहता है और हमें गोजो सेंसे को भी आज़ाद करना होगा, अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मेगुमी बोलता है कि गोजो को कैसे आज़ाद करेंगे। जिन उससे बोलता है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड बन के यहाँ कौन रुकेगा। चोजो बोलता है कि मैं यहाँ रुकता हूँ, यूटा को यूजी के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केंजाकू से तो मुझे अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। यूकी बोलती है कि मुझे टेंजन से कुछ बातें करनी है इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और यूटा तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। टेंजन बोलता है ये प्रेजेंट रेल्म के पीछे का दरवाज़ा है, इसे खोलकर हम गोजो को आज़ाद कर सकते हैं, पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसी कर्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो कभी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं किसी भी। यूटा बोलता है कि पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को गोजो
डिस्ट्रॉय कर चुका है। मैं और मिगिल अफ्रीका में ब्लैक रोब ढूंढने गए थे पर कुछ भी नहीं मिला था। टेंजन कहते हैं कि यानी अब एक ही तरीका है। कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने वालों में एक ऐसा सॉर्सरर है जो 1000 साल पुरानी है। वो खुद को एंजल कहकर बुलाती है। वो किसी भी कर्स टेक्निक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु। वो चाहे तो प्रिज्म रेल्म को दरवाज़ा को खोल सकती है। वो तुम्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। अब हम टेंजन बताता है कि जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं जो एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड है। ये लाइन जापान के साब को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंजन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाइडो शहर सेफ है क्योंकि वहाँ जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स है और वो जगह पवित्र है। ये रिचुअल करीब 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। रूल 1 के बारे में टेंजन बताते हैं कि सारे खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था जिसमें मेगुमी की बहन सुमिकी भी थी और आज 9 नवंबर है यानी 10 दिन के अंदर सुमिका का गेम में हिस्सा लेना ही होगा। रूल नंबर 2, जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिसका सिंपल मतलब है मौत। माकी बोलते कि मैंने इस बारे में शोको से बात की थी। उसने बताया कि हिस्सा ना लेने पर ब्रेन के साथ कुछ होगा वरना तो कोई भी गेम में हिस्सा नहीं लेता। मतलब मेरे जैसों के पास टेक्निक नहीं है तो उन पर कोई रिस्क नहीं होगा। पांडा पर भी नहीं, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है वैसे तो। टेंजन के नंबर 4, एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। और रूल नंबर 5, सॉर्सरर को मारने से 5 पॉइंट्स और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट ही मिलेगा। रूल नंबर 6 कहता है कि हर प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने। कोगाने बस गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। वही गेम मास्टर पर्दे के पीछे से सब देखेगा। रूल नंबर 7, किसी प्लेयर के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वो गेम में एक नया नियम जोड़ सकता है लेकिन पुराने किसी रूल को नहीं हटा सकता। रूल नंबर 8, गेम मास्टर को प्लेयर को बनाया नया रूल मानना ही होगा, बस उसे गेम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। रूल नंबर 9, 19 दिन तक अगर किसी प्लेयर को पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यूजी कहते हैं कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा। मेगुमी कहते हैं कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। अब इन्हें गेम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। यूकी और चोजो यहीं रहेंगे टेंजन की सुरक्षा करने के लिए। माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कुछ कर्स टूल्स वापस लाने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में रखे सारे कर्स टूल्स जेनिन क्लैन और कामू क्लैन वाले ले गए थे इसलिए। मेगुमी कहता है पर अब मैं जेनिन क्लैन का हेड बन गया हूँ तो मैं आराम से उन टूल्स को वापस ले सकता हूँ। यूजी कहता है कि क्या तू जेनिन क्लैन का हेड बन गया? मेगुमी कहता है कि बाद में समझा दूंगा, चुप बैठ। माकी बोलती है कि मैं पांडा को लेकर वहां जाऊंगी और गेम में एंटर कर दूंगी। यूटा बोलता है कि मैं तुरंत कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने जा रहा हूं ताकि मैं पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं और हमें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए ताकि हमें एक दूसरे से लड़ने की नौबत ना आए। कॉलोनी के अंदर सिग्नल नहीं मिलेगा तो हम फ़ोन पर बात नहीं कर पाएंगे। मेगुमी बोलती है यूजी मेगुमी तुम हकारी के पास जाओ। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है, फिलहाल सस्पेंडेड है। हमारे पास लोगों की बहुत कमी है तो हमें हकारी को भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। यूजी कहता है वो स्ट्रॉन्ग है क्या? यूटा बोलता है वो थोड़ा मस्तीखोर है पर वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। यूटा से भी स्ट्रॉन्ग ये हकारी कौन है भाई? यूजी कहता है कि चोजो थैंक यू इतनी मदद करने के लिए। चोजो बोलता है मेरे छोटे भाई जिंदा रहना। दूसरी तरफ हमें मिलता है तकाबा नाम का एक कॉमेडियन। उसके जोक्स पर कोई नहीं हंस रहा था, लोग बोर हो रहे हैं और उसका एक पार्टनर होता कहता है कि तकाबा ये काम छोड़ दे, तू 35 साल का हो गया, तेरे जोक्स पर कोई नहीं हंसता, कुछ और काम कर जो तेरे को सूट करे। अब एक दूसरा पार्टनर होता है केनो, कहता है कि मुझे तेरे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में 2 तरह के कॉमेडियन होते हैं जो हमेशा पॉपुलर रहते हैं, पहले जो एक्चुअली फ़नी होते हैं और दूसरे जिनको लगता है कि वो फ़नी है। तू कौन से टाइप का है? तकाबा सोचता है और कहता है कि 50-50। फिर तकाबा कहता है कि नहीं 70-30 और हमें पता चलता है कि तकाबा भी कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने वाला एक प्लेयर ही है। लोग देखते हैं कि माकी अपने घर वापस आ रही है, वो घर जिसे उसने कभी अपना नहीं माना, वही क्लान जिसने उसे निकम्मा करार कर दिया था। सबसे पहले उसे मिलता है न्याओ, वही जहर उगलता हुआ मिलता है उसको और न्याओ कहते हैं कि अरे देखो कौन आ गया। माकी तेरी शक्ल तो इतनी ख़राब हो गई है, अब मैंने पहचाना ही नहीं, ना तुझे जुजुत्सु आता है ना तुझे कर्स पुरुष देखनी आती है और अब तो तेरी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तू क्या करेगी? यूटा और मेगुमी के पीछे दो हिलाती रहेगी? माकी ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो यहाँ लड़ने नहीं अपनी बहन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेने आई थी। वो अंडरग्राउंड वेयर हाउस की तरफ बढ़ती है जहाँ सारे कर्स टूल्स रखे हैं लेकिन माकी की मदर कहती है को तुम भूल गई क्या, औरतों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। माकी उसे बहुत आराम से बोलती है कि मेरे पास वेयर हाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन है। दोस्तों यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माकी ने खुद मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की विल के अकॉर्डिंग मेगुमी अब जेनिन क्लैन का हेड है। मेगुमी कहते हैं कि मुझे कोई हेड नहीं बनना, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए
माकी बोलती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घराने हैं, अगर तू जेनिन क्लैन का हेड बन गया तो हमें ऊपर की सारी खबरें रहेंगी, ये हमारे प्लान के लिए ज़रूरी है। मेगुमी कहते हैं कि तो तू हेड बन जा। माकी बोलती है वो लोग मुझे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे, तेरे पुलास क्लैन की टेक्निक है, तुझे डोमेन बनाना आता है, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। माकी ने वेयर हाउस का दरवाज़ा खोला और जो अंदर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अंदर खड़ा था उसका फादर ओजी जेनिन और उसके पास माई, उसकी बहन खून से लथपथ। ओजी ने उसे चाकू मार दिया था। सारे कर्स टूल्स मैंने पहले यहाँ से गायब कर दिया, ऐसा ओजी का कहना था। माकी ने वहाँ रखा हुआ ड्रैगन बोन उठाया, वही कर्स टूल जो जूजो ने बनाया था, और ओजी की कटाना काट दी। लेकिन ओजी ने अपनी कर्स टेक्निक एनर्जी से माकी को स्लैश कर दिया। ओजी कहता है तुझे पता है मुझे जेनिन क्लैन का हेड क्यों नहीं बनाया गया? तुम दोनों लड़कियों की वजह से, तुम दोनों किसी काम के नहीं और मेरे ऊपर एक अभिशाप हो। वरना जुजुत्सु के मामले में मैं अपने भाई से कम नहीं था, लेकिन मेरी 2 निकम्मी बेटियाँ थी। ओजी दोनों बहनों को चेंबर में ले गया और पटक दिया। ये चेंबर है जहाँ ग्रेड 2 और नीचे के कर्स स्पिरिट्स भरे हैं, ये जल्दी तुम्हें खा जाएगा, ऐसा ओजी बोलता है और वो बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से चला गया था पर माई रेंगती हुई माकी के पास आई, चेक किया, माकी का दिल अभी भी धड़क रहा था। और फिर माई ने माकी का मुंह खोला और अपनी सांसें उसमें डालने लगी, अपनी जान उसमें डालने लगी। माकी की आंखें खुली और एक ड्रीम जैसी जगह में, जैसे किसी ने उसे डूबने से बचाया हो। माई कहती है कि मैंने अपने कर्स्ड एनर्जी से कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है कि मैं दिन भर में सिर्फ एक बुलेट ही बना पाती हूँ। मैं तुझे कुछ बना के दूंगी लेकिन इसमें मेरी जान चली जाएगी। माकी उसे कहती है रुकने के लिए, पर माई नहीं रुकती। माई बोलती है कि हम दोनों जुड़वा है और ये तेरी कमज़ोरी का कारण है। माई बोलती है तेरे पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन तू कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोग एक इंसान ही माना जाता है। मेरे पास कर्स टेक्निक है, इसलिए तुझे हेवनली रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं मर गई तो अपने साथ अपनी कर्स टेक्निक भी ले जाऊंगी, जिससे तुझे हेवनली रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फ़ायदा मिलेगा। माई बोलती है कि ले, मैंने तेरे लिए ये बनाया है, एक वादा कर, सब कुछ तबाह कर देना। माकी के होश आया, उसके हाथ में थी एक स्वॉर्ड, सोल कटाना। ये स्वॉर्ड किसी भी इंसान की सोल पर सीधा अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन की डेथ पर रो रही थी और तभी कर्स स्पिरिट्स ने उन्हें घेर लिया था। इधर ओजी को महसूस हुआ कि सारी कर्स स्पिरिट 1 सेकंड में ख़त्म हो गई है। ये फीलिंग तो जी मुझे वैसा ही लग रहा है, एकदम सेम, ऐसा ओजी कहता है। ओजी ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट करी, लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन बिजली की तेज़ी से माकी आ गई और उसी सोल कटाना से ओजी का काम तमाम कर दिया और ओजी यहीं पर मर जाता है। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगी। रांटा कहता है कि माकी पागल हुई है, उसने ओजी को मार दिया है। माकी से निपटने के लिए कुकुरी यूनिट भेजी गई। ये वही लोग हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है, लेकिन ये मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं। कैप्टन कहता है कि माकी ने ओजी को नींद में मारा होगा। इन्होंने माकी को चारों तरफ से घेर लिया था। माकी के पास थी ड्रैगन बोन और सोल कटाना, 2 बहुत ही पावरफुल वेपन्स। माकी सोचती और कहती है कि अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ यहीं रह जाती तो शायद हमारी ज़िंदगी अच्छी होती। माई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तेरी आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगी, सब कुछ तबाह कर दूँगी। माकी ने कुकुरू यूनिट को गाजर और मूली की तरह काट दिया, एक एक करके, कोई नहीं बचा था वहाँ पे। तभी आया चोजुरो, हेई यूनिट का मेंबर। ये जेनिन क्लैन का सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स होते हैं। चोजुरो बोलता है कि ना शिरो। चोजुरो ने अपनी टेक्निक से 2 बड़े पत्थर के हाथ बनाकर माकी को कुचलने की कोशिश करी थी, लेकिन माकी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो निकली और चोजुरो का दिल बाहर निकाल दिया, कैप्टन का गला चीर दिया। अब रांटा ने अपनी टेक्निक यूज़ की, माकी को एक जगह पर जमा दिया। रांटा कहता है कि जिनची जल्दी से इसको ख़त्म कर दो, लेकिन माकी हिलने लगी। रांटा की हालत ख़राब हो गई थी। रांटा बोलता है कि माकी अब तोजी जितनी पावरफुल हो गई है कि बिल्कुल ठीक थी। उसके हाथ में थी जिनची, जिसे उसने बोलता है कि तेरे सीने में दिल नहीं है क्या? माकी बोलते है कि नहीं, मैं अपने साथ मेरा दिल भी ले गई। न्याओ छोटा था तभी उससे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती थी। सबको पता था कि बड़ा होकर यही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में सुना करता था कि एक लूज़र जिसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा उसका शरीर काँप गया था। न्याओ कहता है कि अब तू भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है, तूने जेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है, बस मैं ही बचा हूँ। न्याओ ने सुपर स्पीड से अटैक किया। माकी उसकी मूवमेंट्स काउंट करने लगी। न्याओ कहता है कि कमज़ोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर सच में किसी ने समझा है तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तू तोजी नहीं है। न्याओ माकी को मारता ही रहा, अपनी स्पीड बढ़ाता ही रहा और अब वो सुपरसोनिक स्पीड से अटैक करने वाला था, जिससे एक ही बार में माकी का नामो निशान मिट जाता। माकी ने सोचा ये अटैक अपने ऊपर ले लूँगी, इससे मेरी हड्डियाँ टूटेंगी, लेकिन न्याओ रुक जाएगा। लेकिन न्याओ ने उसका प्लान समझ लिया था। उसने अटैक करने की जगह माकी को टच कर दिया।
न्याओ जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उससे उसका 24 FPS रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाता है। न्याओ बोलता है कि अब तो फ्रीज़ हो गई है। न्याओ ने सोचा माकी फ्रीज़ हो गई तो वो उसे ख़त्म करने ही वाला था। माकी बोलती कि मैं 24 FPS रूल फॉलो कर रही हूँ। अपनी नई बॉडी की वजह से माकी न्याओ की टेक्निक समझ गई थी। वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। वो घूम कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है। अब सिर्फ माकी की मदर बची थी। माकी ने घर में जाकर उन्हें भी ढूंढ लिया और ख़त्म कर दिया। न्याओ किसी तरीके से ज़िंदा बचा हुआ था, लेकिन पीछे से माकी की मदर आई और उसने चाकू भोंक दिया। मदर उसकी कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया, और मदर और न्याओ दोनों मारे गए। माकी ने मे की बॉडी उठाई, चल दी, पर किधर पता नहीं, बस चल दी। मोमो कहती है कि माकी मैंने देर कर दी। मोमो रोते हुए आई। माकी ने मे की बॉडी उसके हवाले कर दी। मोमो कहती है कि अब तू क्या करेगी। माकी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चल दी। बाद में पता चला माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया था। किसी को पता ही नहीं चला कि ये काम माकी ने किया। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने प्रपोजल्स रखा था कि जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटा दो, लेकिन फाइनल डिसीजन तो जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स का ही था। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मासामिची यागा के साथ, वही इंसान जिसने पांडा को बनाया था। जब यागा ने पांडा को बनाया तो हायर अप ने तुरंत उसे अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स्ड पपेट बना दिया था जो खुद अपनी कर्स्ड एनर्जी जनरेट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में पांडा जिंदा था जैसे कोई इंसान, और ये बड़ी बात है क्योंकि अगर यागा चाहता तो वो पांडा जैसी आर्मी खड़ा कर सकता था। हायर अप्स ने बोला था यागा अपनी टेक्निक्स हमें बता दो। यागा कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। यागा ने उन्हें झूठ बोला, मैं गलती से पांडा को बना दिया, वैसा फिर नहीं होगा। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट्स बना रखे थे, लेकिन उन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट कहता है कि पापा आपका मूड ख़राब क्यों है। यागा इमोशनल होकर कहता है कि बेटा मैं कई दिन तक तुमसे मिलने नहीं आ पाया इसलिए, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे। ये जंगल मास्टर टेंजन प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलती रहेगी, पर मैं कुछ दिन के लिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। पपेट्स उसको कहते हैं कि बाय पापा, हम आपको मिस करेंगे। यागा ने उन्हें अलविदा कहा जैसे कोई बाप अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हो, लेकिन वो जानता था ये आखिरी बार भी हो सकता है। दूसरी तरफ पांडा को हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडा के लिए यागा ज़रूर आएगा। लेकिन तभी आया कुसुकाबे, उसने पांडा को आज़ाद कर दिया। पांडा भी क्यों, तो यहाँ हमें एक हार्ट वार्मिंग फ्लैशबैक मिलता है। कुसुकाबे की एक बहन थी, उसकी बहन का बेटा ताकेरू मर गया था। इस सदमे से उसकी बहन टोटली ब्रेक डाउन हो गई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तब यागा ने कुसुकाबे की बहन के लिए एक स्पेशल पपेट बनाया। उस पपेट में उसने ताकेरू की इन्फॉर्मेशन डाल दी। इसका मतलब ये है कि वो पपेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात कर रहा था। उसे देखकर कुसुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई। उसने उस पपेट को गले लगा लिया। यागा कहता है कि ये पपेट तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते, हायर अप्स को पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी बहन इसी जंगल में इससे मिलने आ सकती है। कुसुकाबे कहता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुका रहा हूँ। प्रेजेंट में यागा कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने आया एक मास्क सॉर्सरर। वो मास्क सॉर्सरर कहता है कि यागा कहाँ जा रहे हो। यागा कहता है कि अपने बेटे पांडा से मिलने। वो मास्क वाला बंदा कहते हैं कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की इजाज़त सुनाई है, अगर बचना चाहते हो तो बता दो ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हो। यागा कहता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। यागा लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी गिटार की आवाज़ आती है। गाकू गांजवाई प्रिंसिपल, वो भी यागा को मारने आया था। दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट हुई, लेकिन गाकू गांजी, इसका नाम बड़ा अजीब है, इसने यागा को बुरी तरह घायल कर दिया था। वो गाकू यानजी कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो मास सॉर्सरर्स वहाँ से चला जाता है। यागा कहता है कि तुम्हें ऑटोमेटिक पपेट्स बनाने का मेथड बताता हूँ। यागा ने बताना शुरू किया। 3 सोल्स को एक कोर में डालना होता है जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी। करीब 3 महीने बाद एक पपेट बन जाएगा। गाकू गांजी कहते हैं कि ये सब अब क्यों बता रहे हो, पहले बताते थे तो तुम बच सकते थे। वह कहता है कि ये एक कर्स है जो कि मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, और यागा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये दुनिया छोड़ दी। पांडा भागते हुए आया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसने अपने फादर की बॉडी देखी और वो गिर गया। गाकू गांजी कहते हैं कि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पांडा कहता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखना, एक पांडा भी रो सकता है। पांडा पूरी शिफ्ट होती है यूजी और मेगुमी पर। मेगुमी टेक को कहता है टेंजन ने बताया हाकारी ने इस बिल्डिंग में अपने फाइट क्लब खोल रखा है, यहाँ आम लोग सट्टा लगाते हैं और सॉर्सरर्स आपस में फाइट करते हैं।
बिल्डिंग में घुसने से पहले दोनों ने कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि अगर हकारी को पता चल जाता कि ये जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स है तो वो शायद भाग जाता। यूजी कहते हैं कि हकारी हेल्प करेगा भी, वो बड़ा कमीना है मेगुमी के हिसाब से, लेकिन यूता ने खुद बोला है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गेट पे खड़ा हुआ गार्ड कहता है कि ये बच्चों के घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मेगुमी कहता है कि हम फाइट क्लब के लिए आए हैं। गार्ड ने मेगुमी को मुक्का मार के डराने की कोशिश करी, लेकिन मेगुमी हिला भी नहीं और गार्ड शॉक्ड हो गया। वो कहता है कि पहला रूल यही है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को मत बताओ। मेगुमी बोलते हैं कि जिस फाइटर ने बताया था मैं उसे ऑलरेडी मार चुका हूँ और अब मैं खुद उसकी जगह आया हूँ। गार्ड को एक कॉल आता है और वो उन दोनों को अंदर जाने देता है, एक शर्त पर कि जो फाइट है वो यूजी लेगा। मेगुमी सोचता है कि शायद हकारी उन लोगों को सीसीटीवी के द्वारा देख रहा है। मेगुमी यूजी को विस्पर कहता है कि प्लान सुन, तू अंदर जाकर सबको इम्प्रेस कर, किसी तरह हकारी से मिल। मैं बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखना अगर हम पकड़े गए तो सारे गार्ड्स को पीट कर हकारी तक जाना होगा, लेकिन हमें हकारी की मदद चाहिए तो उसे गुस्सा दिलाने का काम मत करना। और इसके बाद शाम होती है और यूजी अंदर चला जाता है। गार्ड यूजी को बोलता है कि फ़ाइट के 2 रूल्स है, पहला फ़ाइट छोड़कर भाग नहीं सकते और दूसरा कर्स टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते। आम लोग कर्स टेक्निक देखते नहीं है तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है। यूजी कहता है तुम्हारा बॉस कैसा है? गार्ड कहता है कि तुम खुद ही देख लेना। यूजी फाइटिंग एरिया में गया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और सब एक्साइटेड होते हैं। यूजी बोलता है कि पांडा। यूजी का ओपोनेंट था पांडा। इधर हकारी सीसीटीवी रूम में बैठा था, उसके साथ थी किरारा जो 3rd ईयर की स्टूडेंट रही है। हिकारी बोलता है कि आजकल के मैचेस बोर हो गए हैं, कोई पांडा को हरा नहीं सकता। पर यूजी वहाँ पर आ चुका था और यूजी और पांडा बहुत अच्छी फाइट कर रहे थे, सबका मनोरंजन हो रहा था। यूजी बोलता है कि हकारी मिला, पांडा बोलता है कि नहीं, और उसके बाद वो एक दूसरे को पंचेस मारे ही जा रहे थे। पांडा एक्ट करता है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है और पांडा हार गया, मैं हार मान ली, ऐसा पांडा एक्टिंग करता है और सब खुशी से पागल हो गए कि इतना अच्छा मैच था और ये बस एक एक्टिंग थी, पांडा हारा नहीं था सच में। हकारी बोलता है कि ये लड़का इंटरेस्टिंग तो है। हकारी बोलता है कि उसे मेरे ऑफिस में भेजो। गार्ड की शैडो में छुपा मेगुमी ने ये सब सुन लिया था। पांडा बोलता है हकारी अपने ऑफिस में रहता है, लेकिन मैं कभी उसके ऑफिस तक पहुंच नहीं पाया, शायद किरारा की टेक्निक की वजह से। मेगुमी बोलता है किरारा तो लड़का था ना? पांडा बोलता है कि हाँ स्कूल में लड़का ही था, फिर शायद कुछ ऊंच नीच हो गई। पांडा बोल यूजी ने एक और मैच जीता और फिर हकारी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। हकारी बोलता है कि क्या तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके 10,000 येन कमाना चाहते हो? यूजी बोलता है कौन सा काम? हकारी बोलता है वो जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन देकर मेरा कोर्स खरीदना होगा। यूजी बहुत ब्लंटली बोलता है कि ये तो पक्का स्कैम है, ये क्या बकवास है। हकारी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल सही पकड़ा है, ये एक जाना हमारा स्कैम। हकारी बोलता है कि इस स्कैम में एक आदमी खुद अमीर बनने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें भी अमीर चाहिए और अमीरी चाहिए तो मेरा कोर्स खरीदो, लेकिन बेवकूफ़ लोग इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी। हर इंसान के अंदर गर्मी होती है अपनी ज़िंदगी बदलने की, इसके बिना लोग प्यार भी नहीं कर सकते और मुझे गर्मी बहुत पसंद है और गर्मी का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है, जो लोग इसे बुरा बताते हैं वो हारने से डरते हैं। हकारी बोलता है मेरे लिए जुआ ही ज़िंदगी है, मैंने अपने फाइट क्लब पूरे देश में फेमस करना चाहता हूँ ताकि सब लोग की गर्मी मैं कंट्रोल कर सकूँ। कर्स स्पिरिट के बारे में अब आम जनता को भी पता चली गया है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बैंड बजी पड़ी है, ये सब अच्छा मौका है अपने बिजनेस बढ़ाने का और मैं तुझे भी इसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तभी हकारी को आता है एक फ़ोन, वो कहता है कि कुछ ठंडा पिएगा? यूजी बोलता है कुछ भी चलेगा, बस दारू नहीं। हकारी बोलता है पता है सातोरू गोजू भी दारू नहीं पीता था। यूजी बहुत घटिया एक्टिंग करके बोलता है ये सातोरू गोजू कौन है, कभी नाम नहीं सुना इसका। और यहाँ यूजी का झूठ पकड़ा गया। हकारी बोलता है कि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर है ही नहीं जो गोजो को ना जानता हो। हकारी बोलता है कि तो तुम जुजुत्सु हाई से आए हो ना? और यहाँ पर कियारा का कॉल आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है ऐसा हकारी बोलता है। यूजी बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो है जज वज करना और फिर मारपीट कर लेंगे आराम से बैठ के। हकारी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो गया हूँ। तब देखते हैं मेगुमी को एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर आ गया था। गार्ड को पता भी नहीं चला था कि मेगुमी ने उसे सुला दिया एकदम साइलेंटली। दूसरी तरफ पांडा 2 गार्ड्स के सामने टायर से खेल रहा था जैसे कोई सर्कस का भालू है। पहला गार्ड बोलता है कि अरे ये तो हमारा फाइटर है पांडा। दूसरा गार्ड कहता है कि अरे इसे पकड़ो। पांडा ने दोनों को सुला दिया, इतना ईजी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ सीसीटीवी नहीं थे तो ये इनके लिए परफेक्ट एंट्री थी। दोनों छत पर आ गए थे और सामने था हिकारी का ऑफिस, बस डोर खोलना था। लेकिन तभी किरारा उनके सामने आ गई। मेगुमी बोलते हैं क्या ये यहाँ कैसे? हमें लगा ये हकारी के साथ होगी। किरारा सोचती है और कहती है कि ये तो वो लड़का है जो यूजी के साथ आया था, पांडा ने इसे अंदर घुसा दिया। मतलब ये है कि ये दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स हैं, हकारी पर खतरा है।
किरारा ने तुरंत हकारी को कॉल कर दिया, लेकिन मेगुमी ने अपना डिवाइन डॉग भेज दिया। किरारा ने अपनी उंगली हिलाई और डिवाइन डॉग वापस मेगुमी पे आ गया, जैसे किसी ने उसे पंच दिया हो। पांडा बोलते हैं कि क्या मैजिक है ये। पांडा ने किरारा का पीछा किया, लेकिन उसके पास नहीं जा पा रहा था, जैसे कि कोई इनविजिबल वॉल हो। पांडा बोलते कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, सिर्फ हकारी से बात करने आया। किरारा बोलते कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने धोखा दिया है। और अचानक पांडा के पीछे एक एक्स बना और मेगुमी के ऊपर भी। मेगुमी बोलता है कि ये क्या टेक्निक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेगुमी ने रैबिट एस्केप टेक्निक यूज़ की। 100 रैबिट्स के ऊपर एक्स था और वो सब मेगुमी की तरफ दौड़ने लगे उसे कुचलने के लिए। मेगुमी बोलता है कि क्या था ये। मेगुमी की नज़र ऑफिस के डोर पर पड़ी, वहाँ लिखा था GA क्रक्स। और इससे मेगुमी सोचता है कि ये सिंबल तो कॉन्स्टलेशन की तरह लग रहा है। मेगुमी को याद आया कि उसकी बहन सुमिकी ने उसे बचपन में बताया था कि सुमिकी बचपन में बोलती है, मेगुमी ये देखो, सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टलेशन है, इसमें 4 स्टार्स होते हैं और ये क्रॉस की शेप में होता है। मेगुमी बोलते हैं कि सदर्न क्रॉस, किरारा इसी का यूज़ कर रही है। किरारा सोचती है, पांडा को समझाता है कि हमें 4 अलग सिंबल्स दिए गए हैं, चारों एक दूसरे से दूर रहने चाहिए, लेकिन तुम और मैं एक दूसरे के पास आ सकते हैं और किरारा ऑफिस डोर के पास आ सकती है, लेकिन हम दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। पांडा कह रहे तू प्रॉब्लम क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सोल्यूशन बताओ। मेगुमी बोलता है कि कोई 5वां स्टार भी होगा जिसे टच करने के बाद ही हम किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा ने सोचा इन्हें टेक्निक पता चल गई। उसने तुरंत एक कार को टच किया, कार पर भी एक्स बन गया। कार पांडा की तरफ दौड़ने लगी। पांडा ने कार उठा के डोर फेंक दी। पांडा बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि ये वापस आ रही है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज़ पर स्टार लगाने के लिए किरारा उसे टच करना पड़ता है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छुआ, फिर भी मेरे ऊपर एक्स है, मतलब वो सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। मेगुमी की नज़र पड़ी एक पार्किंग स्पॉट पर, वहाँ लिखा था MIMOSA, मेमोसा। मेगुमी बोलता है कि मेमोसा यही है, वो 5वां स्टार यही है। दोस्तों अब समझिए किरारा की टेक्निक, लव रैंड रिजर्वेस ऐसा कुछ नाम है, ये सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन यूज़ करती है। किरारा अपने टारगेट्स को 5 अलग स्टार्स देती है। अगर 2 चीज़ें सेम स्टार्स पर लगती हैं तो वो आपस में चिपक जाएंगी। इसका रूल एक ही है कि एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी आ सकता है जब वो फिक्स्ड पाथ पर चले, और ये पाथ है अर्थ से इन स्टार्स का डिस्टेंस। मेगुमी बोलता है कि मतलब हमें पहले मेमोसा को टच करना होगा, तभी हम किरारा और ऑफिस डोर तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद मेगुमी बोलता है, पांडा ये रैबिट ले और रैबिट पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंक दे। रैबिट ने मेमोसा को टच कर लिया, मतलब मेगुमी ने मेमोसा को टच कर लिया क्योंकि रैबिट उसकी टेक्निक का पार्ट था। किरारा ने अब मेगुमी पर कार्स फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन पीछे से डिवाइन डॉग मेगुमी ने उसे कभी डिस्पेल ही नहीं किया था, उससे एक वॉल के पीछे छुपा दिया था। जैसे ही किरारा मेगुमी के सामने आई, डॉग ने उसे पकड़ लिया और मेगुमी तक घसीट कर लाया। और मेगुमी बोलता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, बकवास मत करियो। किरारा बोलती कि तुझे कैसे पता चला डॉग इसी तरफ आएगा, तू भी तो उसकी तरफ खींच सकता था या ऐसा कुछ। मेगुमी हंसते हुए कहता है, वो एक तुक्का था, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ जिसके पास ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है वो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। पहली बार मैं डॉग की तरफ खींच गया था, इस बार मैं अपनी कर्स्ड एनर्जी बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला दिया। किरारा का बहुत एक्सप्रेशन आता है, इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़का ब्रिलियंट है। मेगुमी कहते हैं कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो प्लीज़ हमारी बात सुन लो। किरारा कहते हैं कि ठीक है, मैं मान गई। लेकिन तभी धमाका होता है, ऑफिस का दरवाज़ा टूटकर बाहर आया और साथ में यूजी। हकारी बोलते कि तू पागल हो गया है क्या। हकारी चिल्लाता है कि तू पागल है क्या, बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। यूजी उठता है और फिर खड़ा हो गया, कोशिश ही नहीं कर रहा बचने की और ना ही पलटवार की। यूजी सोचता है और कहता है कि मुझे हकारी को खुद पर यकीन दिलवाना होगा, इसलिए ना पीछे हटूंगा और ना पलटवार करूंगा। किरारा चिल्लाती कि हकारी, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, पहले इनकी बात एक बार सुन लो। हकारी बोलता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं बात करने को तैयार ना हो जाऊं तू अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। और ये कहता है कि तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। और यूजी एकदम बेहोश होने वाला होता है और वो कहता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है कि मतलब अपनी जान के साथ मेरी जान भी खतरे में डालना चाहते हो तुम लोग, पहले मुझे अपनी गर्मी दिखाओ। यूजी कहता है मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस एक मशीन के अंदर का छोटा सा गियर हूँ, एक COG, वो मशीन जो सॉर्सरर्स यूज़ करते हैं कर्सर्स को मारने के लिए। हकारी कहता है कि चलो अब बात करते हैं। तभी वहाँ एक शिकिगामी आ गया, कोगाने, कलिंग गेम्स का मैसेंजर। कोगाने कहता है कलिंग गेम्स में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर कोई दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, नाम, पॉइंट्स, कितने न्यू रूल्स जोड़े और कौन सी कॉलोनी में है। और ये बोल के कोगाने डिसअपियर हो जाता है। ये नया रूल किसने जोड़ा, काशिमो, उसके 200 पॉइंट्स हो चुके थे।
काशिमो सोचता है 400 साल पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आज के लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं सुकूना से लड़ना चाहता हूँ। इसीलिए उसने अपने 100 पॉइंट यूज़ करके एक नया रूल बनाया था ताकि सुकूना को ढूंढ सके, और ये रूल बनाया था इसने। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें सासाकी मिलती है। ये लड़की यूजी की स्कूल की दोस्त है, वही वाली जो यूजी के साथ ऑकल्ट क्लब में थी सीजन 1 में। और यहाँ केंजाकू उसके सामने अपीयर होता है। केंजाकू उसे बताता है कि वो एक सॉर्सरर है और उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर लगा दिया है जिसके अंदर अब कलिंग गेम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी दूर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है। ये बैरियर 5 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। केंजाकू बोलता है उसने बहुत मेहनत करी है ये बैरियर बनाने में, लेकिन वो किसी को यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जो भी आम लोग पहले से यहाँ रह रहे थे उन्हें एक मौका दिया गया है, वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकते हैं। केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक सपना देख रहे थे। सासाकी पूछती है तो ये सपना आखिरकार है क्या? केंजाकू कहते हैं ये सपना और हकीकत के बीच की दुनिया है, एक कर्स की तरह। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। केंजाकू उसे बाहर ले जाने लगता है। रास्ते में वो सासाकी को कहता है मेरे बेटे को दोस्त बनाने के लिए शुक्रिया। सासाकी को ये बात समझ नहीं आती, तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर होती है। उसे अपना दोस्त इजूची भी मिलता है जो भी इस ऑकल्ट क्लब का मेंबर भी था। यहाँ पर बहुत सारे आम लोग हैं। केंजाकू ने सबको बैरियर से बाहर निकाल दिया है। इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर खड़ा है। सबके सामने केंजाकू आता है, लेकिन मेरे बेटे वाली बात उसने सिर्फ सासाकी को बोली थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों टेक्निकली यूजी केंजाकू का बेटा है क्योंकि उसकी माँ के बॉडी में केंजाकू ही था, तो इसलिए वो ये सब कह रहा है। दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी हकारी को सब कुछ बता रहे हैं। उन्हें बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। ये सुन के हकारी शॉक हो जाता है। पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन यूजी और मेगुमी भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें भी ये बात नहीं पता थी, सिर्फ पांडा को ही पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। ये सुन के यूजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यागा पांडा के फादर फिगर जैसे थे। को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र कर रहे थे वो सब अब इस दुनिया में रहे नहीं। इतना दुखी वो तब भी नहीं हुआ था जब उसे याकुजो वाले बैक में एरो लगा था। लेकिन हकारी कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है, पर वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, उसे कुछ चाहिए इसके बदले में। पांडा चाहता है कि हकारी जुजुत्सु के कानून में बदलाव चाहता है। हकारी को अपना फाइट क्लब ओपनली चलाना है और आम लोगों को भी अब जुजुत्सु के बारे में पता चल ही रहा है, तो कानून में तो बदलाव होंगे ही। मेगुमी बोलता है जो भी चाहिए मैं करवा दूंगा, मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। ये सुन हकारी और ज्यादा शॉक हो जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। वो मन में सोचता है जेनिन फैमिली के हाथ रहेगा तो मैं कुछ भी कानून बना सकता हूँ। और वो मेगुमी से बोलता है पगले हम तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, और वो दोस्ती करने के लिए पागल हो जाते हैं उससे। बेचारा हकारी को नहीं पता था कि माकी ने पूरा जेनिन प्लान ही खत्म कर दिया, तो अब कोई बचा ही नहीं उसकी सिफारिश करने के लिए। अभी लोग सोच रहे हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा, तभी इनके पास एक शिकिगामी आता है, नाम है कोगाने। कोगाने इन्हें बताता है कि इन काशिमो नाम का एक प्लेयर है जिसने 100 पॉइंट देकर एक नया रूल ऐड किया है। अब कोई भी किसी भी प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, नाम, पॉइंट्स, कौन सी कॉलोनी में एक्सेट्रा। कोगाने ये भी बताता है कि वो यूजी का इन्फॉर्मेंट है जो उसे इस गेम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ये सुन मेगुमी चौंक जाता है। यूजी तो अभी गेम में एंटर किया ही नहीं है, फिर कोगाने उसके पास कैसे आ गया? मतलब यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं सुकूना का हाथ है इसमें। उसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी पुराने सॉर्सरर ने किया था। अगर तू हमें वापस जिंदा करेगा तो हम कलिंग गेम में हिस्सा लेंगे। एगुमी को ये बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि सुकूना की फिंगर खाना तो यूजी का अपना खुद का फैसला था, ये भी केंजाकू का मास्टर प्लान का हिस्सा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी लोग बाकी प्लेयर की लिस्ट देखते हैं। काशिमो ने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए, मतलब कम से कम 40 लोग को एलिमिनेट कर चुका है। मेगुमी सोचता है कि अगर ये काशिमो को एक और नया रूल ऐड करवाने के लिए मना ले तो इन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। तो कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स हो गए। काशिमो के अलावा सिर्फ एक और है, ऐसा हगामे बताता है। मेगुमी का प्लान ये है कि इन दोनों में से सिर्फ एक से एक ऐसा रूल ऐड करवा दे जिससे सुमीकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ सके। पहले इन्हें रूल नंबर 8 को न्यूट्रलाइज करना होगा जो कहता है कि अगर 19 दिन तक पॉइंट्स नहीं बढ़ते हैं तो प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो नया रूल कुछ ऐसा होना चाहिए था कि प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल ये था कि प्लेयर पॉइंट्स यूज करके गेम छोड़ सके। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर दे और गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। मेगुमी बोलता है कि हम कंडीशन भी रख देंगे, प्लेयर गेम से बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी और प्लेयर को अंदर भेज देगा। इनका प्लान सेट हो चुका था। अब इन्हें एंजल ढूंढनी है जो गोजो को प्रिजन फिल्म से आज़ाद करवा सकती है, और काशिमा और हिगुरुमो दोनों को ढूंढना है ताकि वो नए रूल्स ऐड करवा सके। लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है शायद उसका रियल नेम कुछ और है क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जिनका नाम एंजल हो सकता है। टेंजन ने बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 की कॉलोनी में। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है। मेगुमी कहता है कि जब देखोगे तो खुद ही खुद पहचान जाओगे। इनका प्लान फाइनल हो चुका था। हकारी और पांडा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाएंगे। यूजी और मेगुमी टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में। कियारा बैरियर के बाहर रहेगी। बाहर की खबर रखने के लिए किरारा का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। काशिमो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो हकारी को उससे डील करना। पांडा को अपने सूंघने की शक्ति से एंजल को ढूंढना होगा।
किरारा पूछती कि मैं साथ क्यों नहीं चल सकती। हकारी बोलता है यूता जब से बैरियर में गया है कॉल नहीं किया, मतलब बैरियर के अंदर कनेक्शन कट हो जाएगा, बाहर की खबर के लिए किसी को तो रुकना ही होगा। यूजी नहीं चाहता था कि वो और मेगुमी सेम कॉलोनी में जाए, उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर ना दे, पर मेगुमी उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली सुबह 12 नवंबर को सब लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। ओगाने एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम्स चल रहा है, अगर तुम लोग एंटर करते हो तो तुम भी प्लेयर्स बन जाओगे। यूजी, मेगुमी, हकारी, पांडा हाँ कर देते हैं। कॉलोनी नंबर 1 के अंदर हमें हान्यू नाम की कोई औरत दिखाती है, वो वॉकी टॉकी से रिन से बात कर रही है और कितना टाइम लगेगा ऐसा कुछ करके। रिन आसमान की तरफ देख रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। हान्यू अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करती है, उसके बाल जेट इंजन में बदल जाते हैं और वो प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे हैं। मेगुमी कहता है पुराने सॉर्सरर से बच के रहना, उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हज़ारों साल पहले लोगों को लड़ने में मज़ा आता था, शायद इसलिए उन्हें केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। काशिमा और हिगुरुमो दोनों पुराने लोग लग रहे हैं तो वो आसानी से नहीं मानेंगे। यूजी वो बोलता है कि कर्स स्पिरिट से भी बचाना होगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए ज़माने के सॉर्सरर जो सुमिकी की तरह मजबूरी में फंसे हैं वो ज़रूर मान जाएंगे। सबसे पहला काम ये था कि इनको हिगुरुमो को ढूंढना है। ये लोग एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं और ऐसा करते ही ये अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। गेम का एक रूल था, जब भी कोई नया प्लेयर एंटर करता है वो आसमान से गिरता है। 9 फिक्स लोकेशन से और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकता है। ये रूल बुक में नहीं लिखा था। इन 9 लोकेशन पे कुछ प्लेयर्स पहले से ही कैंप कर रहे थे ताकि नए आने वालों को तुरंत खत्म कर सके। आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है, सिग्नल दे देता है, तभी हान्यू उड़ती हुई आती है और यूजी को टक्कर मार देती है। दोनों एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। हान्यू के इस अटैक से आसपास के लोग की चटनी बन जाती है, पर वो हैरान है, यूजी को कुछ नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने पार्टनर को बुलाती है, लेकिन तभी यूजी पत्थर फेंकता है और हान्यू कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाती है। तभी हान्यू का पार्टनर हाबा आता है, उसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक है, उसके बाल हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की तरह हो जाते हैं। हाबा यूजी पर बहुत गुस्सा है, उसने हान्यू को गिरा दिया। यूजी सोच रहा है इनसे हिगुरुमो के बारे में पूछ लेता हूँ। रिन दूर से सब देख रहा है और पहचान जाता है कि वो यूजी है। इधर मेगुमी ने एक लड़की को हरा दिया है जिसने पहले अटैक किया था। मेगुमी को चिंता हो रही है कि यूजी कहाँ है। ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से भी बड़ी है, हो सकता है उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो, पर टारगेट एक ही है, हिगुरुमो। यूजी और हाबा की लड़ाई जारी है। यूजी हाबा की टांग पकड़ के नीचे पटक देता है। हाबा समझ जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाबा सिर्फ अपने फैन से अटैक कर रहा है। यूजी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हाबा बिल्डिंग को काटता हुआ अंदर आ रहा है, तब यूजी उसके पास ज़ोरदार मुक्का आकर मार देता है। हाबा को चक्कर आने लगते हैं मुक्का खाने के बाद। वो अब भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मार देता है और अब हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इसे हिगुरुमो के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी रिन पीछे से आता है, बोलता है मुझे पता है हिगुरुमो कहाँ है और मैं तुझे जानता हूँ। यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कहते थे। ये सुन यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन सेंडाई से ही है। रिन यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तेरे दोस्त थे। रिन बोलता है मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना मुझे कोई एलिमिनेट कर देता। कहती है कि हिगुरुमो इकेबुकुरो एरिया में है। दूसरी तरफ रेमी नाम की लड़की मेगुमी से कहती है कि मुझे पता है हिगुरुमा कहाँ है, लेकिन मैं लोकेशन तभी बताऊंगी अगर तू मेरा नाइट बन के मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मेगुमी बोलता है कि अगर झूठ बोला ना तो सज़ा मिलेगी। मैं यूजी की तरह नहीं हूँ, पॉइंट्स कमाने के लिए किसी को मारना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। उससे पता चलता है रेमी कोई पुरानी सॉर्सरर्स नहीं है, वो नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है आम लोगों को बैरियर से बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन हम सॉर्सरर जो पहले से यहाँ रह रहे थे हमें मौका ही नहीं मिला। हमारे लिए ये गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था, अगर लड़े नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग यहाँ बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि नए सॉर्सरर्स भी खतरनाक हो सकते हैं और यूजी को ये बात नहीं पता। रेमी बोलती है कि हिगुरुमो शिंजुकू एरिया में है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है मार्च 2016। एक आदमी ने एक माँ और बेटी का मर्डर कर दिया था और पुलिस ने क्राइम सीन से मिलते मिलते एक लड़की को अरेस्ट कर दिया। उसका नाम था कीता, वो उसी एरिया में रहता था। पर कीता बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ आते हुए हिगुरुमो, वो एक डिफेंस लॉयर है, वो कीता से मिलता है। जब पुलिस ने कीता से इंटरोगेशन करना चाहा तब वो वहाँ से भाग गया। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया था और उसके रूम में एक खून सा सना हुआ चाकू मिला था और वो खून उसी माँ बेटी का था। मतलब कीता एकदम रेड हैंडेड पकड़ा गया है। लेकिन कीता की स्टोरी कुछ और थी। तो बोलता है मैं पुलिस से इसलिए भागा क्योंकि मेरे पास मेरी कैट थी और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कैट रखना अलाउड नहीं है, तो मैं अपनी कैट को बचाने के लिए भागा था। और चाकू की बात करूँ तो वो तो मुझे सड़क पर मिला हुआ था, पड़ा हुआ। हिगुरुमो अपने ऑफिस वापस आता है। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि कीता की स्टोरी झूठ लगती है, रोड पर पड़ा हुआ चाकू कौन ही उठाएगा और पुलिस से डर के कौन ही भागेगा। हिगुरुमो बोलता है कीता को पुलिस ने पहले भी हरास कर रखा है। वो चाकू पुलिस स्टेशन में जमा ही करने वाला था, पर उसके एरिया में पुलिस को बुलाना अलाउड ही नहीं है क्योंकि अमीर लोगों को आसपास जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। कीता एक NPO शेल्टर में काम करता है, वहाँ पे बूढ़े लोगों की देखभाल करता है। उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, बस पॉकेट मनी और एक टाइम का खाना मिलता है और फिर भी महीने का 500 येन रेंट के नाम पर जमा होता है। हिगुरुमो को
यकीन है कि कीता इनोसेंट है। वो उन सब लोग की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिनके पहले क्राइम रिकॉर्ड है, क्योंकि कीता के मोहल्ले में ऐसे कई लोग रहते हैं। उसकी असिस्टेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, बहुत कम है और बहुत कम पैसे मिलते हैं। सबको पता है कि इस केस में कीता को सज़ा मिलेगी, तो फिर आप ये केस क्यों लड़ रहे हो। किगुरुमो कहता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। उसकी असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहती है कि कभी कभी नहीं, आप हमेशा ऐसे ही केस उठाते हो। अब शिमिज़ू अपनी पुरानी कलीग तकागी से मिलने जाती है। तकागी पहले हिगुरुमो के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमो शुरू से ही ऐसा है, पैसे की बिल्कुल लालची नहीं है। पास एक ड्रंक ड्राइविंग केस आया था। एक 19 साल का लड़का, उसके दोस्तों ने उसे दारू पिला दी थी। हिगुरुमो वो केस हार गया था और उसके बाद वो लड़का हिगुरुमो पर चिल्लाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तकागी ने उस वक्त भी हिगुरुमो को मना किया था कि ऐसे केसेस मत लिया करो जहाँ जीतना नामुमकिन है। कमज़ोर की रक्षा करना सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत कर लो। वो दिन रात मेहनत करता है और कीता को इनोसेंट साबित कर देता है। क्राइम वाले दिन से कीता का मोहल्ले में एक और लड़का गायब है। हो सकता है कि वो रियल क्रिमिनल हो। क्राइम के वक्त कीता सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था और कीता के घर से कोई भी स्टोलन आइटम नहीं मिला था। कीता हिगुरुमो को शुक्रिया कहता है कि मुझे यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन हिगुरुमो जानते कि ऑपोजिट पार्टी वापस अपील करेगी। वापस ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। हिगुरुमो जैसे छोटे लॉयर्स के पास इतनी फंडिंग नहीं है और ना इतना स्टाफ है कि वो कोई नया सबूत यहाँ पे लाकर पेश करे। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वो इतने छोटे केसेस सुनते ही नहीं है और सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमो की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। हिगुरुमो चौंक जाता है कि ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। ताकागी ने एक बार हिगुरुमो से पूछा था कि आपके दिल में क्या है। हिगुरुमो ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हो। जज कहता है कि किसी को इस फैसले से एतराज़ है तो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हिगुरुमो खड़ा होता है और हैमर लेकर टेबल पर मारता है, ठक ठक ठक। सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि हिगुरुमो के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ चुका है। हिगुरुमी कहता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल अब फिर से शुरू होगा। इसी मोमेंट पर हिगुरुमो की पावर्स अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमो भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। कहानी अब आती है प्रेजेंट में। रिन और रेमी दोनों कहती हैं कि वो हिगुरुमो की लोकेशन जानती है, लेकिन उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। हम एक आदमी रेजी को देखते हैं, उसके पास घिरे सारी पर्चियाँ हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगले शिकार का। थोड़ी पहले की बात है, जब रिन स्कूल में था, कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देख रहा था और मन में सोच रहा था कि इस लड़की को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे साल इसको ऐसे ही बुली करते लेंगे। लेकिन रिन खुद के कुछ नहीं करता, तमाशा देख रहा था। तभी एक और स्टूडेंट आता है। रिन सोचते कि एक और गधा आ गया इनसे पिटने, पर वो स्टूडेंट और कोई नहीं था, वो था यूजी। यूजी उन सब बुलीज की धुलाई करता है और रिन शॉक हो जाता है कि इसने ये सब कैसे कर दिया। प्रेजेंट में रिन यूजी को एक ट्रेडर के पास ले जाता है और रिन कहता है कि हिगुरुमो यहाँ रहता है। यूजी थैंक्स बोल के अंदर जाने लगता है। रिन कहता है कि मैं खुद कभी हिगुरुमो से नहीं मिला, पर मैंने देखा है उसने हाबा को बुरी तरीके से पीटा था। यूजी कहता है कि मैं संभाल करूंगा, जो करूंगा तुम चिंता मत करो। रिन कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। अब ये क्या था वो तो पता नहीं। दूसरी तरफ रेमी मेगुमी को ले जाती है, लेकिन रेमी ने झूठ बोला था, वो उसे रेजी के पास ले गई थी। मेगुमी को पता चल जाता है और वो तुरंत अपने डिवाइन डॉग समन कर लेते हैं और कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। थिएटर के अंदर यूजी को हिगुरुमो मिल जाता है। वो एक बाथटब के अंदर लेटा हुआ है और पूरे कपड़े सूट वूट पहन के। हिगुरुमो कहता है कि ऐसे करने से मुझे सुकून मिलता है। यूजी सीधा बात करने लगता है, पर हिगुरुमी कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने की फ़ीस 5000 येन है। यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमो मजाक कर रहा था, उसे बस देखना था कि लालची लॉयर बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमो कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, एक आम इंसान है जिसके पास जुजुत्सु की पावर है, तो हो सकता है कि वो बातों से मान जाए। रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उससे अपनी टीम में ज्वाइन करने को बोलता है। रेजी पूछता है कलिंग गेम के बारे में तुम्हें कितना पता है। मेगुमी कहता है कि ये एक रिचुअल है और इसके पूरा होते ही जापान के सारे लोग बदल जाएंगे। रेजी हंसने लगता है और कहता है तो तू केंजाकू को जानता है। मेगुमी को ये तो पहले से ही पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू की आइडेंटिटी पहचानने वाले कई सॉर्सरर होंगे। रेजी का मानना है केंजाकू का असली प्लान कुछ और है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि 1000 सॉर्सरर्स गेम का हिस्सा है, हर कॉलोनी में करीब 100, लेकिन काशिमा और हिगुरुमो जैसे महाशक्तिशाली लोग हैं जो सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर करीब 60 प्लेयर एलिमिनेट कर दिए और मेगुमी ने भी ये नोटिस करा था कि कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही लोग आज शांत है और कोई दिख भी नहीं रहा है। रेजी कहता है अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो ऐसा एंट्री सिस्टम क्यों रखता। वो चाहता है सॉर्सरर आपस में लड़ते रहे। रेजी की थ्योरी ये थी कि जब एंड में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बच जाएंगे तो
केंजाकू उन पर बम फोड़कर खुद गेम खत्म कर देगा। वक्त हम केंजाकू को देखते हैं जो कि गेटो की बॉडी में वो चाइना के गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा है और गेम आगे बढ़ रहा है। यूजी हिगुरुमो से कहता है कि मैं कल इन गेम को बंद करवाना चाहता हूँ, फिलहाल तो एक नया रूल ऐड करवाना है, इसके लिए मुझे आपके 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमो साफ मना कर देता है, असली दुनिया का कानून बहुत खोखला है, मैं देखना चाहता हूँ कि कलिम गेम का कानून कैसे काम करता है, जो लोग रूल्स ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सज़ा मिलती है, क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा, कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा। मैं नहीं चाहता गेम जल्दी एंड हो, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों की टेक्निक कैसे रिमूव होती है। यूजी कहता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है और इसके पूरा होते ही जापान के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में ऐसा ही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बंदा बातों से नहीं मानने वाला है और इसका दिमाग खराब है। वो सीधा धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स यूज करने दे। हिगुरुमो खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में वही चमक थी उकीता वाले दिन की। वो कहता है कि तुमने कभी भी एक ऐसे इंसान को मारने की कोशिश करी है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो, मैं सोचता था कि ये उससे भी अच्छा लगता होगा। यूजी देखता है कि हिगुरुमो के पीछे एक शिकिगामी आ चुका है। हिगुरुमो के पास 100 पॉइंट्स है, मतलब वो ऑलरेडी करीब 20 सॉर्सरर्स को एलिमिनेट कर चुका है और यूजी को इस लड़ाई को बहुत ध्यान से संभालना होगा। हिगुरुमो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ गहरी हो जाती है और वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग, आखिरी सुनवाई शुरू करो। और इसी के साथ हमने देखा था कि हिगुरुमो ने यूजी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया, डेडली सेंटेंसिंग। यूजी ने सोचा डोमेन ओपन होने से पहले अटैक कर देता हूँ। वो दौड़कर हिगुरुमो के पास गया और पंच मारने की कोशिश करी, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक गया। हिगुरुमो बोला, मेरे डोमेन में मारना किसी को अलाउ नहीं है और ये रूल हम दोनों पर अप्लाई होता है। अगले ही सेकंड दोनों कटघरे में खड़े हो गए। हिगुरुमो एक डोमेन असल में एक कोर्ट रूम होता है। उसकी शिकिगामी जो जज है उसने अनाउंस किया यूजी इतादोरी पर आरोप है कि 18 साल से छोटे होने के बाद भी वो पचिंको पार्लर में गया। एक्सप्लेन करता है कि जजमैन डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और फाइनल डिसीजन हम दोनों की बातें सुनने के बाद ही होगा। तभी हिगुरुमो के हाथ में एक लिफाफा आ गया। ये सबूत है जो जजमैन ने दिया है, पहले यूजी को अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा। अब हिगुरुमो ये सबूत खोलेगा। यूजी को अब समझ आ गया हिगुरुमो सच में एक लॉयर है। टेंजिन ने बताया था पुराने ज़माने के सॉर्सरर्स भी डोमेन यूज़ करते थे, लेकिन उनमें गारंटीड हिट इफेक्ट नहीं होता था। जैसे गोजो के डोमेन में फंसे तो 100% अटैक लगेगा ही। नए डोमेन्स में गारंटीड हिट इफेक्ट होता है, लेकिन हिगुरुमो के डोमेन में कोई हिट इफेक्ट नहीं है। ये डोमेन यूजी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचा सकता और बाइंडिंग बाउ की वजह से हिगुरुमो को यूजी को सारे रूल्स बताने होंगे। हिगुरुमो बोलता है कि सिर्फ एक मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, मैं सबूत दिखाऊंगा, तो अपनी चीज़ें पेश करो जो बातें तुम बोलना चाहते हो और जजमैन फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा। हिगुरुमो नहीं बताना चाहता, वो सिर्फ 3 ऑप्शंस बताता है। पहला साइलेंस, चुप रहना, कुछ मत बोलना। दूसरा है कन्फेशन, अपना गुनाह मान लेना। तीसरा है डिनाइल, कहना ही कि मैंने कुछ करा ही नहीं है, झूठ भी बोल सकते हो। यूजी चौंक जाता है, ट्रायल में झूठ बोल सकते हैं। हिगुरुमो कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यूजी सोचने लगता है वो एक्चुअली उस पार्लर में गया था, गेम्स खेले थे, पैसे भी जीते थे, लेकिन सज़ा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना होगा और उसे नहीं पता था कि सबूत में असल में है क्या। अगर सबूत में नहीं लिखा कि वो पार्लर में गया तो डिनाइल सेफ है। अगर सबूत में लिखा है कि वो गया तो एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, मैं सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने गया था, पर इससे वो मान लेगा कि वो अंदर गया। कन्फेशन करे तो शायद सज़ा कम हो, लेकिन पता नहीं सज़ा आखिरकार है क्या। यूजी बोलता है कि मैं पार्लर में गया था लेकिन सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने। हिगुरुमो सबूत खोलता है, अंदर से एक फ़ोटो निकलता है जिसमें यूजी एक एटीएम के पास खड़ा है। सबूत का पार्लर से कोई लेना देना नहीं है, पर यूजी पहले ही बोल चुका है कि वो पार्लर में गया था। फ़ोटो से पता चलता है उसने एटीएम से पैसे भी निकाले, तो वो सिर्फ टॉयलेट नहीं या गेम्स भी खेले होंगे। उसकी उम्र 18 से कम है तो उसने लॉ तोड़ा है। यूजी को पछतावा हो रहा है, ऑप्शन 3 सही था, सीधा डिनाई कर देता, फ़ोटो से कुछ प्रूव ही नहीं हो रहा था। हिगुरुमो भी मानता है एटीएम से पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं होती, तुम्हें बस कहना था कि इल्ज़ाम गलत है। जजमैन फैसला सुनाता है, इतादोरी यूजी दोषी, सज़ा कॉन्फिस्केशन। कुछ और डोमेन दोनों गायब हो जाते हैं। अब दोनों असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। हिगुरुमो तुरंत अपना हैमर यूजी पर फेंकता है। यूजी के हाथ पर वो हैमर लगता है और थोड़ी चोट आती है। हिगुरुमो उसके पास आता है और हैमर गायब होकर वापस उसके हाथ में आ गया। वो हैमर को बड़ा कर लेता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है हिगुरुमो अपना हैमर कहीं से भी बुला सकता है, उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। हिगुरुमो कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। यूजी कहता है ये बात मैंने 50 बार सुन चुकी है, पर मैं अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब हमें हिगुरुमो के बारे में पता चलता है। उम्र 36 साल, लॉ यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स पहले अटेम्प्ट में निकाले थे। उसके लिए सब बहुत आसान था, लोग उसे जीनियस मानते थे, लेकिन लॉयर से भी ज़्यादा वो एक टैलेंटेड सॉर्सरर है। पावर मिलते ही उसने डोमेन एक्सपेंशन कर लिया, फिर अपनी टेक्निक एनालाइज करते हुए उसने बाकी बैरियर टेक्निक्स भी सीख ली। कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सीखा। पावर मिलने के सिर्फ 12 दिन हुए थे और वो ग्रेड 1 सॉर्सरर जितना पावरफुल हो चुका था। कलिंग गेम्स में एंटर करने से पहले उसने कितने ही कर्स पीरियड्स खत्म कर दिए। अब तक वो 20 प्लेयर्स को हरा चुका है। हिगुरुमो अपने हैमर को बहुत लंबा करके यूजी पर अटैक करता है।
फिर हैमर को बार बार मिसाइल की तरफ फेंकता है। यूजी समहाउ सब अटैक से बच सकता है। हिगुरुमो पूछता है तुम अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे? यूजी कहता है नहीं, इसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। हिगुरुमो बताता है कॉन्फिस्केशन की सजा मिलने पर कुछ टाइम के लिए कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसलिए जज ने तुम्हारी कर्स एनर्जी कॉन्फिस्केट कर दी। दोस्तों, हर सॉर्सरर की एक स्पेशल पावर होती है, जैसे मेगुमी शिकिगामी समन करता है, लेकिन यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है, वो बस लात घूसे मारता रहता है और सॉर्सरर को हराता रहता है। हिगुरुमो मान लेता है बिना कर्स एनर्जी के भी ये मेरे सामने टिका कैसे, मतलब इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर किसी आम आदमी की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है, तो ये इतना पावरफुल है कैसे? जब कर्स टेक्निक चली जाती है तब ज़्यादातर सॉर्सरर्स कमज़ोर हो जाते हैं। यूजी की कर्स एनर्जी भी डिसेबल्ड है, फिर भी वो इतने अच्छे से लड़ रहा है। ज़्यादातर लोग तो हिगुरुमो के एक हैमर में ही फिनिश हो जाते हैं। अब हिगुरुमो को भी संभाल कर लड़ना होगा, वरना वो भी हार सकता है। हिगुरुमो फिर से अटैक करता है। यूजी नीचे स्टेज से गिर जाता है। वो हिगुरुमो को बार टप फेंक के मारता है, लेकिन हिगुरुमो पानी से निकलता है और अपना बड़ा हैमर यूजी पर मार देता है। यूजी उसके नीचे दबने लगता है। हिगुरुमो को लग रहा था जैसे वो कभी ना टूटने वाला कोई खिलौना है और वो उसके साथ खेल रहा है। यूजी की हालत खराब हो रही है। वो सोचता है हिगुरुमो की कोई तो कमजोरी जरूर होगी। तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है। यूजी बोलता है मुझे रीट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से की जाए। उसकी बात सुनते ही दोनों वापस हिगुरुमो के डोमेन में आ जाते हैं। जजमैन बताता है जिसे भी सज़ा सुनाई जाती है उन्हें रीट्रायल डिमांड करने का पूरा हक है, जब तक वो खुद अपना गुनाह कबूल न करे। जजमैन अनाउंस करता है इतादोरी यूजी पर इल्ज़ाम है कि उसने शिबुया में ढेर सारे लोगों को मारा। यूजी तुरंत बिना सोचे समझे बोलता है कि हाँ ये सच है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। जजमैन गुस्सा हो जाता है, उसकी आवाज़ बहुत गहरी हो जाती है। वो कहता है तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। अब हिगुरुमो के हाथ में हैमर की जगह एक नई तलवार है, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। जो सज़ा जजमैन दे सकता है वो मौत की सज़ा है। ऐसे में हिगुरुमो के हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है और अगर वो इस स्वॉर्ड से किसी भी चीज़ को छू ले तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये स्वॉर्ड किसी भी सॉर्सरर को ख़त्म कर सकती है, गोजो हो या सुकुना हो, सिर्फ एक टच में। हिगुरुमो मानता है किसी इंसान को समझाने का मतलब है उसकी सारी कमज़ोरियाँ देखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैं लोगों की कमज़ोरियाँ देख लेता हूँ तो इंसानियत सुंदर नहीं बदसूरत लगने लगती है। क्रिमिनल्स को देखकर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके लिए हर इंसान कमज़ोर है, चाहे वो क्रिमिनल हो या यूजी जैसे इंसान हो जो सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो। एक बार किसी सीनियर ने उससे पूछा था कि तुम लॉयर की जगह जज क्यों नहीं बन जाते? तब हिगुरुमो ने मना कर दिया था। उसको लगता है इंसान कमज़ोर होते हैं, पर उस वक्त उसका मानना था कि ये कमियां इंसानों को स्पेशल बनाती है। और ये बात उसे अब इसलिए याद आई क्योंकि यूजी ने ऐसा गुनाह कबूल कर लिया था जो उसने कभी किया ही नहीं। हिगुरुमो को सबूत वाले एनवेलप में पहले से पता होता है कि क्या है, उसमें क्या लिखा था। शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, यूजी ने नहीं। यूजी अब तक हिगुरुमो की स्वॉर्ड से बचता जा रहा था। हिगुरुमो अपनी स्वॉर्ड गायब कर देता है। यूजी उसे एक पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। यूजी भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो गया। हिगुरुमो कहता है उस वक्त सुकुना ने तुम्हारी बॉडी कंट्रोल की हुई थी, तुमने कोई क्राइम नहीं किया। यूजी कहता है फिर भी गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमज़ोर था, लेकिन तुमने अपनी स्वॉर्ड क्यों गायब कर दी? हिगुरुमो कहता है मुझे याद आ गया, मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था। शायद तुम जैसे और भी अच्छे लोग होंगे जिन्हें मेरी ज़रूरत होगी। हिगुरुमो यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए मान जाता है। दोनों कुर्सियों पर बैठ जाता है। हिगुरुमो पूछता है तुमने कभी किसी को जानबूझकर मारा है? यूजी कहता है हाँ। हिगुरुमो कहता है काफ़ी बुरा लगा होगा ना। यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमो अपने 100 पॉइंट्स यूज़ कर देता है। एक नया रूल ऐड होता है, प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोगाने तुरंत रूल ऐड कर देता है। फिर हिगुरुमो अपना 1 पॉइंट यूजी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब अगले 19 दिन तक तो यूजी कम से कम सेफ है। हिगुरुमो जाने लगता है और यूजी पूछता है क्या हमारी मदद कर सकते हो तुम, या हमारे साथ जुड़ सकते हो? हिगुरुमो बताता है जब मैं पहली बार कोर्ट में अपना डोमेन खोला था तब मैंने वहाँ के जज और ऑपोजिट लॉयर को मार दिया था जिन्होंने कीता को गलत सज़ा दिलाई थी। उनसे मुझे 2 पॉइंट्स मिले, बाकी 100 पॉइंट्स मैंने कॉलोनी में आने के बाद हासिल किए थे। कलिंग गेम्स ख़त्म होते ही मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे खुद से और भी ज़्यादा नफरत होती रहेगी। इतना कहकर हिगुरुमो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, यूजी ने पहला रूल ऐड करवा लिया और अब मेगुमी के साथ क्या होगा हम वो इस एपिसोड में देखेंगे। मेगुमी रेजी से मिलने गया था क्योंकि उसको उस लड़की ने पागल बना दिया था। अब रेजी उसे कहता है जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बच जाएगा तब केंजाकू वहाँ बॉम्ब गिरा देगा और कलिंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। ये बॉम्ब क्या है अभी तक नहीं पता, लेकिन उसका धमाका अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए रेजी स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो पॉइंट्स जमा करे और आने वाली मुसीबत से लड़ सके। मेगुमी पूछता है पर ये लड़की रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। रेजी कहते हैं वो लोगों को बहला फुसला कर मेरे पास लाती है और लड़की पर कोई ज़्यादा शक नहीं करता। मेगुमी बोलता है मतलब जब इसका काम खत्म हो जाएगा तुम इसे मार कर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी कहता है ऐसा नहीं है। रेमी भी कहती है रेजी मेरा ट्रू नाइट है, वो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। मेगुमी कहता है कि तुम भ्रम में हो, तुम्हारे और रेजी को मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना। ये बोलता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, मैं एक नया रूल ऐड करवाने वाला हूँ, प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेजी बोलता है मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे।
तभी एक प्लेयर हारी अचानक पीछे से मेगुमी पर अटैक करता है, लेकिन मेगुमी उसकी ही शैडो में छुपकर गायब हो जाता है, फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। मेगुमी डिवाइन डॉग को रेजी पर अटैक करने को कहता है। रेमी को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और कहता है कि तुम तो बड़े नाजुक निकले, रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो, हमें पॉइंट्स चाहिए तो हमें मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मेरी के बगल में किसी की आंख आगे गिरती है और धमाका होता है। ये एक्सप्लोजन रेजी कहीं किसी पार्टनर का होता है। रेजी चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, धमाके से हमें मत उड़ा देना। उसका पार्टनर उसका दोस्त निकलता है और बोलता है कि मेगुमी मरा कि नहीं। रेमी भी अपने बालों से अटैक करती है। मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर गिरा देता है और वो कहता है कि मैंने कहा ना यहाँ से भाग जाओ। रेजी 2 पेट्रोल रिजल्ट मेगुमी की तरफ फेंकता है, वो पेट्रोल में बदल जाती है। मेगुमी बचता है और उसका दोस्त अपने दांत फेंकता है और एक और एक्सप्लोजन होता है। मेगुमी फिर बच जाता है। रेमी कहते हैं कि लौंडे में दम है, लेकिन अब वो थक गया होगा तो उसको हराना आसान है। मेगुमी ने रेमी को भी बचा लिया था। वो उसे समझा रहा है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। तभी रेमी ने मेगुमी के पीछे से आके स्टैप कर दिया। मेगुमी कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। रेमी कहते हैं कि तो कहो ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मेगुमी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है, शब्दों ही सच मान लेती है। तभी हारी वापस आ जाते हैं और तभी कोगाने सबके सामने आ जाता है। कोगाने अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड किया गया, प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने ये रूल ऐड करवा दिया। मेगुमी और हारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगुमी अपने फ्रॉग्स बुलाकर हारी को चोक होल्ड लगा देता है, फिर एलिफेंट से उसे टक्कर मार देता है। हारी नीचे गिरने लगता है और मेगुमी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारी को खत्म कर देता है। मेगुमी सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को मारकर उनके पॉइंट्स देना सही भी है, पर यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मेगुमी को बस अपने दोस्तों पे भरोसा रखना है और ठंडे दिमाग से काम लेना है। कोगाने बताता है कि हारी को मारने के लिए उसे 5 पॉइंट्स मिले हैं। रेजी और हाजिनोकी नीचे आ जाते हैं। हारी की बॉडी देखकर बोलते हैं कितनी शर्म की बात है, अपनी कर्स टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मेगुमी सोचता है रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया, अब उसे अकेले इन दोनों से लड़ना है। पहले एक्सप्लोजन से उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, उसका डोमेन कंप्लीट नहीं है। वो डोमेन एक्सपेंशन कर तो सकता है लेकिन उसे सील नहीं कर सकता, मतलब ये लोग आराम से उसका डोमेन से बाहर जा सकते हैं। हाजिनोकी अपना एक और दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है। ये भी मेगुमी पर फटने वाला था, पर अचानक कोई बीच में आ जाता है। दांत उसके मुंह पर फटता है और वो कोई और नहीं, कॉमेडियन ताकेबा है। ताकेबा कहता है कि एक के खिलाफ दो, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है, कायर और कायरों को अटैक मुझ पर कभी असर नहीं करता। ज़रा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। सबको साफ दिख रहा था कि उससे से खून निकल रहा है, फव्वारे बह रहे हैं खून के, पर मेगुमी भी बहुत कन्फ्यूज्ड है। ताकेबा मेगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं 35 साल का हूँ और शक्ल देख कर ही बता सकता हूँ कौन क्या अच्छा और कौन बुरा है। वो मुड़कर मेगुमी को देखता है, यार तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं, खैर मैं तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है इसने मुझे बचाया, अभी के लिए भरोसा कर सकता हूँ इस पर। तो रेजी और हाजिनोकी पूछते हैं कि तुम किस साइड और कौन से ज़माने के हो। ताकेबा समझता है कि वो पूछ रहे हैं कि ये फ़नी है कि नहीं है, तो वो बताता है कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो एक सुपर हीरो पर बेस्ड है जो उसे बहुत हंसाया करता था, इसलिए वो कोई बेकार जोक नहीं सुनाएगा। फिर वो उन्हें जोर का जोक सुनाता है। कहता है मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपना वाईफाई नहीं बना सकता। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है जैसे कोई मर गया हो। ताकेबा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे जोक पर कोई मुस्कुराया तक नहीं, तुम्हें हंसना नहीं आता क्या। मेगुमी को टॉड की याद आ जाती है। ताकेबा भाग कर आगे जाता है और हाजिनोकी के मुंह पर जोरदार लात मार देता है। दीवार फोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। रेजी सोचता है इसकी कर्स एनर्जी एकदम से बढ़ गई है, ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताकेबा बोलता है बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना मारता भी हूँ। मेगुमी रेजी की शैडो से निकलकर अटैक करता है लेकिन वो फिर से बच जाता है। मेगुमी ताकेबा से कहता है कि हमें अलग अलग होकर इनसे लड़ना चाहिए। हाजिनोकी की टेक्निक ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट से धमाका कर सकता है। ये सुनते ही ताकेबा बिल्कुल मेगुमी के पास आ जाता है और मेगुमी उसे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बोलता है। मेगुमी कोगाने से कंफर्म करवा लेता है कि हिगुरो ने नया रूल ऐड किया, मतलब यूजी अपने मिशन में कामयाब हो गया है। मेगुमी कहते हैं कि हम जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए थे इस कॉलोनी में वो हो गया और अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं है। मेगुमी ने हारी को मारकर उसके ग्रुप के सारे पॉइंट्स कम कर दिए। मेगुमी ताकेबा से कहता है उस हाजिनोकी को मार दो, लेकिन पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेना। ताकेबा मान जाता है, वो कहता है लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीनूंगा। मेगुमी कहते हैं कि जो करना है करो, बस जीत कर आना। हाजिनोकी एक और बॉम्ब ताकेबा की तरफ फेंकता है। ताकेबा अपने कागज़ के पंख से उसे साइड कर देता है, फिर हाजिनोकी के पीछे जाकर उसके बम में उंगली घुसा देता है और फिर एक ज़ोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। मेगुमी कहता है अच्छा है ताकेबा मेरी साइड है। ये सुन ताकेबा बहुत खुश हो जाता है। ताकेबा मेगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और हाजिनोकी को ढूंढने चला जाता है। इसकी तो वाट लगने वाली है, इसने हाजिनोकी का मजाक उड़ा दिया, वो सीरियस हो जाएगा। मेगुमी रेजी से कहता है पहले अपनी चिंता कर ले, इस कॉलोनी में आने का मेरा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मेगुमी न्यू को अटैक करने बुलाता है। रेजी भागता रहता है, उसकी रिसेप्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं। मेगुमी एलिफेंट समन करता है। रेजी चौंक जाता है कि इतना बड़ा शिकिगामी एलिफेंट पानी से
अटैक करता है, रेजी एक रिसेट को सर्फ बोर्ड में बदल कर मज़े से सर्फिंग करने लगता है। वो अलग अलग चीज़ें बनाकर भागता रहता है, एक पियानो भी गिरा देता है। मेगुमी रैबिट्स बुलाकर बच जाता है। रेजी कहता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो ना, मेरी रिसिप्ट्स में जो लिखा होता है वो सच हो जाता है। रेजी एक होटल की रिसिप्ट निकालता है। ये रिसिप्ट एक 5 स्टार होटल की है, 2 दिन 3 रातों की। मतलब इस रिसिप्ट से मुझे 3 रातों जितना आराम मिल गया है। मेगुमी अब भी थका हुआ है, इतने सारे शिकिगामी एक साथ यूज़ कर लिए। प्रॉब्लम सिर्फ एलिफेंट की है, उसे बुलाने में बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। रेजी बोलता है तुम अपने शिकिगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते, और हम दोनों के पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है जो ये लड़ाई ख़त्म कर सके। मेगुमी कहता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो न्यू को समन करता है और उसके साथ उड़ जाता है। रेजी उसके पीछे 2 ड्रोन्स लगा देता है, एक स्कूटर समन करता है और पीछा करने लगता है। वो एक मोबाइल फ़ोन भी बना लेता है जिसमें ड्रोन की फुटेज दिख रही है। रेजी एक जिम के सामने आता है, सोचता है कि ये मुझे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा। जिम के अंदर काफ़ी खाली जगह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेगुमी ने सोचा था। रेजी कहते हैं कि क्या खिचड़ी पका रहा है तू? मेगुमी कहता है खिचड़ी तो तुमने पकाई है लगता है। तभी 2 ट्रक्स दीवार तोड़ते हुए मेगुमी की तरफ आते हैं। मेगुमी बाल बचता है। फिर रेजी के सर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं। उसे चोट लगती है, वो मेगुमी पर डंडा मारने आता है, लेकिन मेगुमी अपनी तलवार से रोक लेता है। रेजी पूरे मोहल्ले का सामान मेगुमी पर फेंकने लगता है। मेगुमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। रेजी कहता है कि मेरे बनाए ऑब्जेक्ट्स भी शिकिगामी की तरह होते हैं, मैं इन्हें कमांड दे सकता हूँ, अपने पॉइंट्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। मेगुमी कहता है कि बैरियर टेक्निक मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपना डोमेन सील नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस जिम को ही एक बैरियर की तरह यूज़ करूँगा। डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन। रेजी चौंक जाता है, उसे लगा भी नहीं था कि मेगुमी इतना ज़्यादा ताकतवर है। मेगुमी कोई छोटा मोटा सॉर्सरर होगा, उसे ऐसा लग रहा था। मेगुमी कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और तो अब तक हमने देखा था कि मेगुमी ने रेजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था, चिमेरा शैडो गार्डन। रेजी तुरंत हॉलो विकर ब्लास्ट टेक्निक यूज़ करता है। ये सिंपल डोमेन का पुराना वर्जन है जो गारंटीड हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब रेजी पर डोमेन का कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी के फ्रॉक्स ने उसकी टांग पकड़ ली और मेगुमी उसे कुत्ते की तरह पीटे जा रहा है, और वो पिटते पिटते भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डोमेन या हॉलो बास्केट डोमेन की टेक्निक को नहीं, बल्कि डोमेन के बैरियर को टारगेट करता है। इससे गारंटीड हिट इफेक्ट नहीं लगता है। पर मेगुमी का डोमेन अधूरा है, उसमें कोई बैरियर ही नहीं है और ना ही उसके डोमेन में गारंटीड हिट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्टिवेट करने से मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक का पावर बूस्ट उसको मिलता है। वो अब 120% ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपनी शैडो के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और जितने चाहे उतने शिकिगामी बुला सकता है। ये बात समझ जाता है। मेगुमी उसी की पिटाई कर रहा होता है दबा के। रेजी सोचता है इस डोमेन से मेगुमी की पावर बहुत बढ़ गई है, इससे अच्छा तो गारंटीड हिट इफेक्ट वाला डोमेन ही कर लेता। अगर उसने मुझ पर एलिफेंट पटक दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। पर मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है। मेगुमी 3 न्यू समन करता है। रेजी 3 कार्स उनके ऊपर गिरा देता है। कार्स मेगुमी की शैडो में डूबने लगते हैं। रेजी कहता है मुझे पता था मेरे पैरों के नीचे ये शैडो आम नहीं है, मैं कर्स एनर्जी की वजह से इसमें डूबने से बच रहा। समझ जाता है कि इस डोमेन की शैडो में मेगुमी कुछ भी रख सकता है। पर एक चीज़ उसको परेशान करी थी कि मेगुमी ने शैडो में ढेर सारे वेपन्स क्यों नहीं रखे। उसने अब तक सिर्फ एक कर्स टूल निकाला था। रेजी समझ गया मेगुमी जिस भी चीज़ को शैडो में रखता है उसका वजन मेगुमी को ही सहना पड़ता है। इसलिए रेजी ने 3 कार्स डोमेन में गिरा दिया। इनका वजन करीब 2.4 टन है। मेगुमी इस वजन तले दबे जा रहा है और एक जगह बैठ गया है। रेजी कहता है मैंने रिसिप्ट से सामान गिराता रहूंगा और मेगुमी वजन से नीचे को चल जाएगा। कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, एक अधूरा डोमेन भी आखिरकार डोमेन ही होता है। मतलब मेगुमी सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी शैडो समन कर सकता है। मेगुमी रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट गिरा देता है। रेजी भी उसके नीचे दबा जाता है। मेगुमी कहता है कि चलो देखते हैं कि पहले कौन कुचला जाता है। इंसान 6G का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, करीब 2.4 टन। मेगुमी का वजन अगर 60 kg है तो उसकी बॉडी पर 40G का लोड पड़ रहा था। नॉर्मली एक हाथी का वजन 3 से 6 टन होता है। डोमेन की वजह से मेगुमी के एलिफेंट का वजन भी रियल एलिफेंट जितना है। रेजी के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, दोनों बहुत ज़्यादा वजन झेल रहे थे। देखना ये था कि पहले कौन कुचला जाएगा। रेजी सोचता है कि मैंने गलती कर दी, अगर ट्रक वाली रिसिप्ट संभाल के रख लेता तो उनके वजन से मेगुमी ज़रूर कुचला जाता। मेगुमी ने पानी से रेजी की कच्ची रिसिप्ट भी ख़राब कर दी थी, पर रेजी के पास अब एक हुक्म का इक्का था। रेजी सोचता है कि मैं भी इसकी शैडो में छुप जाता हूँ और अपना हुक्म का इक्का निकालता हूँ, पर अगर वो शैडो में गया तो हमेशा के लिए फंस सकता है। डोमेन ख़त्म होने के बाद भी शैडो में रखी चीज़ शैडो में ही रहती है। पता नहीं अंदर सांस भी ले पाएगा कि नहीं। वो ये बहुत रिस्क है क्योंकि रेजी अपना हुक्म का इक्का यहाँ निकालने के बारे में सोच रहा था कि वो यहाँ पर फंस ना जाए। एक हाथ से एलिफेंट उठाता है और दूसरे हाथ से अपनी रिसिप्ट निकालता है, लेकिन पहले नहीं कर पाता। एलिफेंट का वजन सह नहीं पाता, वो शैडो में जा गिरता है। रेजी बस अंधकार में गिरता जा रहा है, अंदर सांस भी नहीं आ रही, वो बेहोश होने लगता है। मेगुमी की हालत भी ख़राब हो रही है। जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि रेजी मर चुका है, वो डोमेन हटा देगा। शैडो में जो सामान है वही भी बाहर निकाल फेंकेगा।
अचानक एक कार शैडो से बाहर आती है और वो अपने साथ रेजी को बाहर ले आती है। रेजी कहते हैं कि जो भी सामान मैं क्रिएट करता हूँ वो कमांड पूरी होने के बाद ही गायब होती है, पर तीनों कार्स को मैंने कोई कमांड दी नहीं थी क्योंकि मुझे सिर्फ वजन डालना था, मतलब मैं इन कार्स को अब भी एक ऑर्डर दे सकता था। रेजी ने एक कार को ऑर्डर दिया, अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो। मेगुमी से एक कार का वजन कम हो गया पर रेजी जिंदा वापस तो आ गया। रेजी कहता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वो अपनी हुक्म का इक्के वाली रिसिप्ट निकालता है, 2 मंजिला घर की रिसिप्ट। 30 टन का घर मेगुमी के डोमेन में गिरने लगता है। मेगुमी 100% कुचला जाता, लेकिन वो तुरंत अपनी शैडो में छुप जाते हैं और डोमेन हटा देता है। घर जिम का फ्लोर तोड़ देता है, दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। और मेगुमी ने रेजी को पीछे से पकड़ लिया था क्योंकि मेगुमी पर 2 कार्स का वजन अब भी है, तो रेजी भी उसके साथ डूब रहा है। रेजी उन दोनों कार्स को कैंसिल कर देता है, दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। मेगुमी कहता है कि अब तुम्हारी सारी रिसिप्ट्स पानी में भीग कर बेकार हो गई है। रेजी कहता है तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई है ना, अब तू अपने शिकिगामी भी समन नहीं कर सकता, मुझे खतरा सिर्फ तेरे डिवाइन डॉग से है। दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और फाइट के बीच में मेगुमी डिवाइन डॉग समन कर लेता है। डिवाइन डॉग रेजी के कंधे पर काट लेता है, रेजी फाइट हार जाता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा ना बुला सकूं। रेजी कहते हैं कि जादूगर झूठ पर ही जिंदा रहते हैं। रेजी को अब पता चल गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही नहीं भाग कर आया था, सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। रेजी बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक नए ज़माने के सॉर्सरर से हार जाऊंगा। रेजी मरने से पहले कोगाने को बुलाकर अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफ़र करवा देता है। मेगुमी के पॉइंट्स अब 41 हो जाते हैं। मेगुमी बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया। रेजी बोलता है मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, और वैसे भी केंजाकू मेरा सगा नहीं है, मुझे लगता था तुझे पॉइंट देने से गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने तुझे मारा नहीं, तूने मुझे मारा है, देखते हैं किस्मत तेरा साथ क्या खेलती है। थोड़ी देर बाद रेजी की डेथ हो जाती है और मेगुमी को 5 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकाबा चाय पी रहा है, तभी उसकी बिल्डिंग में धमाका होता है, हाजिनोकी का बॉम्ब। हाजिनोकी सोचता है कि इस बार ताकाबा को कुछ हुआ या नहीं। ताकाबा दूसरी बिल्डिंग से निकलते अब कहता है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन तुम हार मत मानना। हाजिनोकी और इरिटेट हो जाता है, वो कब से ताकाबा को मारने की कोशिश कर रहा है। ताकाबा को एक खरोच भी नहीं आई है, उसकी पहली वाली चोट भी ठीक हो गई है। कोगाने आता और कहता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये हाजिनोकी कहते हैं कि उसका लड़ने का मन नहीं और वो घर जा रहा है, तो ताकाबा उसको कहते हैं कि ठीक है चले जा, दांत वाँत साफ करके सोइयो। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो। हाजिनोकी उसको साफ मना कर देता है कि मैं कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा। दोस्तों, ताकाबा की टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। ताकाबा जो भी सोचता है वो सच हो जाता है, बस वो चीज़ें ताकाबा के लिए फ़नी होनी चाहिए। अगर उसे फ़नी लगा कि गोजो के सर पर बाल नहीं है तो गोजो गंजा हो जाएगा। यही है ताकाबा की पावर। इस टेक्निक से ताकाबा खुद गोजो को भी टक्कर दे सकता है, पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ताकाबा को पता ही नहीं कि उसके पास कोई ऐसी भी पावर है। रेमी भाग रही है, उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते, पर उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं, सारे काम भेड़िए ही करते हैं, इसलिए रेमी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। तभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग के साथ उसके सामने आ जाता है, रेमी को ख़त्म करने आया था वो। अचानक उसे अपनी बहन सुमीकी की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा मत करो, और मेगुमी रेमी को जिंदा छोड़कर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो बेहोश हो जाता है। तभी हम उसके ऊपर एंजल यानी हाना कुरुरुसु को देखते हैं। दोस्तों, यही वो सॉर्सरर है जो गोजो को प्रिजन रेन से आज़ाद करवा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेंडाई कॉलोनी को, कि अब सेंडाई कॉलोनी की तरफ हम जैसे ही जाते हैं तो इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनीज़ के मुकाबले ज़्यादा घमासान लड़ाइयाँ हुई हैं। अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। पहले का नाम था ध्रुव लकड़ा वाला, इसके 91 पॉइंट्स थे। दूसरा है इशिगोरी, इसके 77 पॉइंट्स हैं। कलिंग गेम में मौजूद सबसे ज़्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट इसी का है। तीसरा है तकाका उरो, इसके 70 पॉइंट्स है। फुजीवारा यूनिट की कैप्टन रही है, और सब सन मून और स्टार स्क्वाड की भी आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर इसके पास है। और चौथा है कुरुरोशी, इसके 54 पॉइंट्स है, और ये कॉकरोच की कर्स स्पिरिट है। केंजाकू ने अपने पास से रिलीज़ किया स्पेशल ग्रेट कर्स है जो फिलहाल सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर थी कि 4 वे डेडलॉक हो गया था, ना कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था। फिर कॉलोनी में एंट्री होती है यूता ओकोत्सु की। आते ही वो ध्रुव को मार देता है। अब उसके 35 पॉइंट्स है। नाइट परेड के 3 महीने बाद ही यूता को स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर यूता से ज़्यादा पावरफुल कोई है तो वो है सिर्फ गोजो सातोरू। तक हमने देखा कि यूटा वाली कॉलोनी में 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। उनमें से ध्रुव को यूता ने तुरंत ही कॉलोनी में एंटर करते ही मार दिया था। यूता सोचता है कि मेगुमी ने 2 रूल्स ऐड करवाने की बात कही थी, प्लेयर आपस में पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा रूल प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़ सकते हैं। लेकिन यूता को 2 और रूल्स ऐड करवाने हैं। तीसरा रूल ये होना चाहिए कि एक कॉलोनी का प्लेयर दूसरी कॉलोनी के प्लेयर से बात कर सके, और चौथा रूल कि प्लेयर किसी भी कॉलोनी में एंटर या एग्जिट कर सके। यानी टोटल 4 नए रूल्स ऐड करवाने हैं। यूटा के बाकी 2 शिबुया इंसिडेंट की वजह से थके हुए हैं। वो ये भी नहीं चाहता कि गोजो को वापस अपने दोस्तों को मारना पड़े, इसलिए केंजाकू को मारने का काम यूता खुद करेगा। वो अकेले ही पॉइंट्स कलेक्ट करेगा और सारे रूल्स ऐड करवा देगा।
यूता कुछ आम लोगों की रक्षा कर रहा है। वो उन्हें एक स्टेडियम के पास ले आता है जो ध्रुव का एरिया था। तभी उस तूफान की आवाज़ आती है। वो देखता है कि जो लड़कों के पीछे, दो लड़कों के पीछे तूफान है। एक लड़का तूफान में निगला जाता है। यूता उसे बचाने की कोशिश करता है और देखता है कि ये तूफान नहीं है बल्कि लाखों कॉकरोचेस का झुंड है। कॉकरोच उस लड़के को खा जाते हैं। झुंड आम लोगों की तरफ बढ़ता है। यूता तुरंत रीका को बुलाकर स्टेडियम को रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर अपनी तलवार से ही अटैक में सारे कॉकरोचेस खत्म कर देता है। ये था कुकुरोशी, एक कर्स स्पिरिट। कोगाने कंफर्म करता है कि हाँ, ये भी एक प्लेयर है। अब कुकुरोशी के पास फीस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड है। वो अटैक करता है। यूता उसका हाथ काट देता है और पंच मार के दूर फेंक देता है, पर कुकुरोशी फिर से लाखों कॉकरोच क्रिएट कर लेता है। यूता पॉजिटिव एनर्जी से उसे आराम से मार सकता है, लेकिन वो जानता है 2 और पावरफुल प्लेयर्स आसपास है। वो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। कुकुरोशी के 2 बड़े इंसेक्ट्स यूता के पीछे आते हैं। इनके पास टॉक्सिन से भरे बैग्स हैं। यूता अंधा हो जाता है। कुकुरोशी स्वॉर्ड से अटैक करता है। यूता ब्लॉक कर लेता है, पर स्वॉर्ड से मिसाइल की तरह इंसेक्ट्स निकलते हैं जो यूता के कंधे और पेट को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब कुकुरोशी उसे खाने वाला ही होता है, पर यूता उसके मुंह पर काट लेता है और पॉजिटिव एनर्जी भर के उसे ख़त्म कर देता है और उसको मिलते हैं टोटल 5 पॉइंट्स। तभी वहाँ पर आता है ऊरो और वो कहती है कि तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। उससे पहले यूता कुछ करे, ऊरो अपनी टेक्निक यूज़ करती है और यूता को दूर जाकर गिरा देती है। ऊरो की टेक्निक ये है कि वो आसपास की जगह को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे लेंस में चीज़ें बड़ी या छोटी दिखती है, वैसे ही वो स्पेस को कपड़े की तरह फाड़ कर अपने हिसाब से खींच फाड़ कर सकती है, लेकिन इससे डायरेक्ट डैमेज नहीं होता। उसके लिए वो थिन आइस ब्रेकर यूज़ करती है। यूता पूछता है कि तुम क्यों लड़ रही हो, तुम इतनी स्ट्रांग हो। ऊरो कहती है कि हमारा दूसरा जन्म है, कलिंग गेम इस नई लाइफ का पहला पड़ाव है। केंजाकू पीछे से खिचड़ी पका रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके तैयार रहना है। यूता कहता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जिनके लिए लड़ रही हो, तुम बस अपनी खुशी के लिए हज़ारों को लोगों को मारना चाहती हो। ऊरो का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसे पकड़कर हवा में उड़ा देती है और गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर आता है इशिगोरी जो दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट मार देता है, एक बहुत बड़ी लेज़र बीम। यूटा और ऊरो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले इस इशिगोरी को मारना होगा। इशिगोरी को लड़ना बहुत पसंद है। पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े धुरंधरों से लड़ाई की, लेकिन उसे पूरी संतुष्टि नहीं हुई। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, वो मीठा उसे कभी नसीब ही नहीं हुआ। इशिगोरी की टेक्निक ये है कि वो अपने बालों से लेज़र शूट कर सकता है। यूटा लेज़र से बचता रहता है। इशिगोरी टनल में चला जाता है। यूटा सीधा फाइट लेने टनल में जाता है और इशिगोरी बड़ा ब्लास्ट करता है, पर यूटा फिर भी बच जाता है। इशिगोरी समझ जाता है कि यही है मेरा डेजर्ट। ऊरो थिन आइस ब्रेकर यूज करती है और यूटा नीचे गिर जाता है। इशिगोरू ऊरो पर लेजर ब्लास्ट करता है। ऊरो स्काई घुमाकर लेजर वापस इशिगोरी पर मार देती है। यूटा अब रीका को बुलाने का फैसला करता है। वो रिंग पहनता है। रीका की कर्स स्पिरिट आ जाती है। ऊरो और इशिगोरी चौंक जाते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर्स एनर्जी निकल रही थी यूटा से। रीका की कॉपी है। ओरिजिनल सोल को शांति मिल चुकी है, पर ये कॉपी कर्स एनर्जी और टूल स्टोर करके रखती है। रिंग पहनने के बाद 5 मिनट का कनेक्शन मिलता है और इस 5 मिनट के लिए यूटा के पास रीका और स्कर्स एनर्जी का खजाना होता है। यूटा इनुमाकी की टेक्निक यूज करता है और ऊरो हिलने से मना कर देता है। ऊरो को हिलने से मना कर देता है। रीका उसकी धुलाई करने लगती है। शिगोरी लेजर मारता है, पर यूटा के आयरन गॉन्टलेट पर कोई असर नहीं था। तीनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। तीनों डोमेन्स आपस में ओवरलैप्स हो जाते हैं। श्योर हिट इफेक्ट काम नहीं करता। तभी बाहर से कोई अंदर आता है। ये था कुकुरोशी का बच्चा। कुकुरोशी का स्पिरिट वापस आ गया था। 3-वे डोमेन पहले से ही अनस्टेबल था। कुकुरोशी के अंदर आते ही तीनों का डोमेन टूट जाता है। यूटा ऊरो को लात मारता है। कुकुरोशी ऊरो के हाथ काट लेता है। रीका उसे खा जाती है। इशिगोरी लेजर ब्लास्ट से ऊरो की हालत खराब कर देता है। यूटा पॉजिटिव एनर्जी से कुकुरोशी को खत्म कर देता है। अब सिर्फ बचे थे इशिगोरी और यूटा। यूटा ने ऊरो की टेक्निक कॉपी कर ली है, क्योंकि रीका ने ऊरो का हाथ खा लिया था। अगर यूटा किसी का बॉडी पार्ट खा ले तो वो उनकी टेक्निक कॉपी कर सकता है। इशिगोरी ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है। यूटा सरफेस मोड कर ब्लास्ट की डायरेक्शन बदल देता है। थिन आइस ब्रेकर से इशिगोरी पर अटैक करता है। रीका इशिगोरी के सर पर पंच मारती है, पर 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और रीका गायब हो जाती है। यूटा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। यूटा इशिगोरी को पकड़कर रोक लेता है, तबकि ऊपर से इशिगोरी का अपना ब्लास्ट जो ऊरो की टेक्निक से डायरेक्शन बदल चुका था, इशिगोरी के ऊपर आकर गिरता है और इशिगोरी ख़त्म हो जाता है। पर इशिगोरी की पेट भर गई थी। वो उससे पूरी संतुष्टि मिल गई थी। वो यूटा को शुक्रिया कहता है और गिर जाता है। यूटा उसे मारता नहीं है। इशिगोरी कहता है कि तुम बहुत नादान हो यूटा, लड़ाई के बाद दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यूटो कहता है ऊरो भी यही कह रही थी, मतलब ऊरो को भी उसने नहीं मारा। यूटा इशिगोरी से कहता है अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। ऊरो के पॉइंट्स भी ले लिए। ध्रुव, कुकुरोशी, ऊरो और इशिगोरी सब, मतलब सबके पॉइंट्स ले लिए और अब यूटा के पास टोटल 190 पॉइंट्स हो गए थे। और दोस्तों सीज़न 3 का एंड यहीं पर हो जाता है और आने वाले सीजन्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, जैसे सुकूना का असली रूप, माकी की चीज़ें, कारी की फाइट्स, बहुत सारी चीज़ें।